ठीक है, चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। कल आपने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ा था कल आपने? डेनियल सेल पढ़ लिया था, नर्स इक्वेशन पढ़ लिया था, ठीक है, और शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब आपको कंटिन्यू करना है नर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स पे। नर्स इक्वेशन का फॉर्मूला याद करो। देखो डेरिवेशन का फॉर्मूला पहले मान लो आ जाए कि नहीं, डिराइव करो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखा रखा है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। क्यू सी मतलब रिएक्शन कोशेंट, है ना। के सी तब आएगा जब इक्विलिब्रियम होगा, तो अगर इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी जीरो हो जाता है ना, इसलिए। फिर मैंने आपको कहा था डेल्टा जी की जगह आपको रखना है क्या, माइनस एन एफ ई सेल, और डेल्टा जी नॉट की जगह माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू सी। क्यू सी होता है आपका प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ तो टेंशन नहीं। फिर अगर मैं पूरी इक्वेशन को एन एफ से डिवाइड कर दूँ तो ये ई सेल आएगा, ये ई नॉट सेल आएगा, और साइन जो है। तो मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, एन एफ से डिवाइड किया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। तो अब बताओ, एन एफ से डिवाइड करूँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो ई सेल है और ये ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब एल एन मतलब सबको पता है ना, लॉग बेस ई, और अगर मुझे लॉग बेस 10 चाहिए 2.303, लॉग बेस 10 हो जाएगा। अब आर आपका गैस कांस्टेंट है, वैल्यू याद है क्या, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। टेम्परेचर आपको सेल के लिए क्या रखना पड़ता है, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, और एफ फेराडे कांस्टेंट है 96500 कूलम्स, सही है, ठीक है। तो अगर मैं ये सारी वैल्यू डालूं तभी तो नर्स इक्वेशन आएगी, है ना। क्या था, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, लॉग बेस 10 में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। सब मल्टीप्लाई करके मेरा रिजल्ट ये है ना, और यहाँ मेरे पास है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो पी अपॉन आर लिख देते हैं। बोलो, ये हमने डिराइव तो ये अपन इक्वेशन कल पढ़ ली थी, है ना, लेकिन मेरे कुछ बच्चों के कमेंट थे कि नहीं अगर डेरिवेशन आ गया तो क्या करेंगे। तो डेरिवेशन आ गया तो कर लो, यहाँ पहुँचना है, यहाँ से शुरू करना है, करना ही क्या है, कर लोगी, कोई डाउट नहीं यहाँ तक तो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई नर्स इक्वेशन। अब आपसे पूछा जाएगा कि नहीं आप है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कुछ आइडिया दो, समझे। ई सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। तो हमारी इक्वेशन ये है, देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, ठीक है, प्लस आर टी एल एन क्यू सी, ये। अब मैं कह रही हूँ कि एट इक्विलिब्रियम, तो तुम सबने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम पे चेंज इन फ्री एनर्जी, साम्य अवस्था पे मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कितना होता है, डेल्टा जी जीरो है एट इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे ठीक है ये चीज जीरो है, और क्यू सी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के बराबर है ना। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ना वो एट इक्विलिब्रियम की लिखनी है, और ये एनी टाइम एक्सेप्ट इक्विलिब्रियम, एनी टाइम आप कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा ये चीज़ जीरो कर दूँ तो अब मेरा फॉर्मूला ये बैठेगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन, और इस बार मैंने लिख दिया के सी। अब ये तो अपन को पता ही है ना, ये माइनस एन एफ ई नॉट सेल कर देते, और यहाँ क्या कर दूँ माइनस आर टी एल एन के सी। तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर दूँ और ये सब सेट कर लो, तो अभी वैल्यू जो है वही तो आएगी, क्या आएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 के सी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड लॉग के सी, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। और भूल जाओ तो यहाँ से आ जाओ यहाँ तक, 1 मिनट लगेगा, है ना। ये चीज़ जीरो करनी है, इनको आपस में माइनस हो जाएगा तो फिर तो आपको रिजल्ट पता ही है ना, ये तो नर्स इक्वेशन ही तो है, सीधा लिख देंगे ना अपन, टेंशन ही खत्म। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हो गया कि नहीं, के सी बताओ, है ना। देखो एंटी लॉग आपको लेना नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में, आपसे पूछे के सी बताओ, अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, तो लॉग के सी निकाल के रख दो, ठीक है। तो लॉग के सी क्या हो गया, एन ई नॉट सेल डिवाइड बाय 0.0591
तो Ne0 सेल डिवाइड बाय 0.0591, फिर हो गया नहीं, Kc निकालना है, तो Kc निकालना है मतलब इसका एंटीलॉग, एंटीलॉग लॉग कैंसिल और एंटीलॉग ही हो जाएगा। एंटीलॉग मतलब ये डेटा 10 की पावर में चढ़ा दो, है ना, 10 की पावर 10 क्या हो जाएगा Kc, तो हम कहेंगे ओके भाई 10 की पावर n E0 सेल डिवाइड बाय 0.059, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया ना तो ऐसा पूछ लेगा, तो आपको पता तो यूँ नहीं किया लगे यार ये 10 की पावर में ये क्या लिख दिया, है ना। तो यहाँ से लॉग दोनों साइड एंटी लॉग लो, तो एंटी लॉग लॉग कैंसिल, एंटी लॉग ऑफ दिस डेटा मतलब 10 की पावर में ये डेटा आपका होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आपको देखो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, एक सवाल इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी कितना होता है 0, ये दूसरा सवाल E0 सेल की वैल्यू बताओ, फॉर्मूला बताओ, ये तीसरा, और Kc फाइंड करो एंटीलॉग के टर्म में, तो ये चौथा सवाल। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए उनको पकड़ते हैं। नर्व्स इक्वेशन, अच्छा एक क्वेश्चन जो अपन को कल कंटिन्यू करना था, मैंने आपको एसआरपी बताया था मैंने आपको फॉर्मूला बताया था E0 सेल इक्वल्स टू एसआरपी प्लस एसओपी, या E0 ऑक्सीडेशन और E0 रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था राइट माइनस लेफ्ट कर देना, लेकिन उस टाइम दोनों जगह क्या होना चाहिए एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। इतनी बात तो ठीक है ना। अब वो कहे कि आप तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और एसआरपी में रिलेशन बताओ, है ना, एसआरपी वर्सेस रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो क्या रिलेशन हुआ। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सामने वाले को रिड्यूस करना, खुद का क्या करना है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपसे पूछा अपचायक सामर्थ्य और एसआरपी में रिलेशन बताओ, ठीक है। तो देखो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ मतलब मैं कितना ताकतवर हूं, मैं कितनी आसानी से दूसरे को रिड्यूस कर सकता हूं, तो दूसरे को रिड्यूस करने चले हो मतलब खुद का क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन, तो खुद का एसओपी ज्यादा होना चाहिए और एसआरपी क्या होना चाहिए कम, क्योंकि साइन का ही तो फर्क है। तो आप चाहते हो कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा हो, तो एसआरपी क्या होना चाहिए कम से कम होना चाहिए। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ एंड एसआरपी, तो तुम्हें बताना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सीधा सीधा, है ना। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इस फॉर्मूले को याद कर लो बस, ये मुझे इसके हिसाब से आंसर देना है। आई बात समझ में। फिर मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं मेटल की रिएक्टिविटी बताओ, मैं तुम्हें 4 एसआरपी दे देती हूँ और तुम मुझे मेटल की रिएक्टिविटी बताओ, है ना। तो मेटल रिएक्टिव है, तो मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन छोड़ना, तो मतलब मुझे तो खुद को ऑक्सीडाइज होना है, तो मेरा एसओपी ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो एसआरपी क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, तब भी तो सेम रिलेशन हुआ। आपसे 4 मेटल दे दे और तुम्हें कहे ये एसआरपी वैल्यू है, अब बताओ सर्वाधिक क्रियाशील धातु है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो तुम देख लो एसआरपी लोएस्ट, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी हाईएस्ट। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी बुक का जो पहला क्वेश्चन है ना वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। आपको देखो 4 मेटल दिए, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, Mg और Zn, 4 मेटल है तुम्हारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपन, एक है तुम्हारे पास एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, Mg और Zn, ठीक है। और आपसे पूछा है कि उस ऑर्डर में रिप्लेस करो कि एक दूसरे को उनके सॉल्ट से रिप्लेस किया जा सके, मतलब कौन ज़्यादा रिएक्टिव है वो दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, फिर वो दूसरे से अगले से ज़्यादा रिएक्टिव है, ऐसे तुम्हें सेट करना है, मतलब तुम्हें इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है, ठीक है। अब बुक के क्वेश्चन में है ना इन्होंने ये नहीं दिया, एसआरपी नहीं दिया, क्योंकि आपको एक टेबल दे दी ना एनसीईआरटी में और वो मान के चल रहा है टेबल है, तो आप हर बार डेटा उसी से लो, ठीक है। तो तुम ऐसे ही दिमाग लगाओ कि क्या होगा, सर्वाधिक क्रियाशील, न्यूनतम क्रियाशील क्या होगा, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव होगा, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव, और हाईएस्ट है ना। मैंने तुम्हें एक सीक्वेंस बताया था ना मेटल रिएक्टिविटी का, मैंने आपको बताया था ले कर बारात, ले मतलब लिथियम, कर मतलब पोटेशियम, बारात मतलब बेरियम, तो इस पे तो कुछ भी नहीं है, ले कर बारात। सर पर, सर मतलब स्ट्रॉन्शियम, है ना। का ना
कैल्शियम और सोडियम नहीं आया अभी तक। तो लेकर बारात सर पर काना मांगे मैग्नीशियम, तो वो तो आ गया इन चारों में पांचों में। तो मैं कहूँगी मैग्नीशियम तो सर्वाधिक क्रियाशील, ठीक है। काना मांगे आगे क्या था, आलू, है ना, एल, तो एल आ गया, ठीक है। फिर था मन जन, मन मतलब एमएन और जन मतलब जिंक, तो हमें यहाँ जिंक तो है। मन जन कर सिया, फकीर एफी और सीडी, तो एफी आ गया ना आपके पास, है ना। फकीर कोनी संत प्रभु, फिर तो हाइड्रोजन, फिर आपके छापा, तो हम कहेंगे लीस्ट रिएक्टिव, तो हमें बताइए ना। तो मैग्नीशियम इनमें से किसी का भी सॉल्ट हो उसमें से उस चीज को बाहर ला सकता है। मैग्नीशियम इनबिल्ट है, वो अंदर चला जाएगा, सॉल्ट में से मेटल को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बना। सेकंड जो आपको दिया है अनसॉल्व, है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, वो क्या दिया है आपको, सेकंड में दिया है एसआरपी दे रखा है और आप रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है। अब चायक सामर्थ्य बताओ, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देनी है ना, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और आपको कुछ ऐसे दे रखा है, देखो पहला दिया है K प्लस K, इसका आंसर है माइनस का 2.93 वोल्ट, ठीक है। फिर दे रखा है Ag प्लस Ag, कुछ एसआर भी तो तुम्हें याद भी होंगी, Ag प्लस Ag कितना 0.80, ठीक है। मरकरी प्लस 2 मरकरी, थोड़ा सा ही कम होता है 0.79 वोल्ट, ठीक है। फिर दे रखा है Mg प्लस 2 Mg, Mg प्लस 2 Mg माइनस का 2.37, ठीक है। मुझे इसने ये चार डेटा दे रखा है, उसने पूछा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, तो हमें तो आंसर पता ही है ना। आपको क्या पता है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ और एसआरपी में क्या रिलेशन है, इनवर्स है ना। कितना अच्छा अपचायक है, तो तुम कहोगे जिसका एसआरपी लोवेस्ट है, तो लोवेस्ट एसआरपी किसका है, पोटेशियम, जिसका माइनस हो सबसे ज्यादा है ना। तो सबसे बढ़िया आपको मिलेगा K प्लस, तो आप ये लिख दो K प्लस K सबसे ज्यादा, फिर Mg प्लस 2 Mg, फिर मरकरी, फिर सिल्वर के उल्टा, कम वाले को लिखा है ना आपने माइनस में, तो फिर मरकरी प्लस 2 मरकरी, क्योंकि माइनस हो चल जाए प्लस में आके आप गलती करोगे, तो लोवेस्ट आगे रखना है, हाईएस्ट को पीछे रखना है, तो Ag प्लस Ag। ये दूसरा क्वेश्चन बोलो, तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पे है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहा है एक गैल्वेनिक सेल दे रहे हैं आपको, गैल्वेनिक सेल समझिए जैसे अपने डेनियल सेल पढ़ा था वैसे अलग अलग सेल। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि देखो भाई ये गैल्वेनिक सेल है, एक सेकेंड ना, ठीक है चलो। देखो अब आपके पास एक गैल्वेनिक सेल है, जिंक सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस, ठीक है। आंसर आपके पास है Zn प्लस 2 Ag, ठीक है। ये एनसीईआरटी का आपके तीसरा सवाल है। अब आपसे पूछ रहा है कि पहले तो हाफ सेल इक्वेशन बता दो ताकि तुम अगले क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। तो इसमें हाफ सेल इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, सबसे पहले Zn किस में बदल रहा है, Zn+2, तो मैं कहूँगी देखो पहले Zn था और ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है Zn+2, कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा दो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन खोना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो मैं कहूँगी भाई ये ऑक्सीडेशन है।
या तुमसे पूछ ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सा है, तो जो दिख रहा है वही। ठीक है, सेकंड मुझे क्या लग रहा है 2Ag प्लस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और आंसर क्या है 2Ag। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है रिडक्शन। तो कल हमने पढ़ा था कार्लोन, LOAN है ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो मैं कहूँगी भाई ये तो हमारी एनोड रिएक्शन है, सीधी बात है। ठीक है, तो ये एनोड रिएक्शन तो ऑब्वियस है, ये क्या हो जाएगी कैथोड, और नेट सेल से ही तो बनाई है मैंने, तो पूछेगा नहीं। अब इसके सवालों का जवाब दो। पहला कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, Zn वाला, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। नेगेटिव कौन होता है, एनोड, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है, तो मैं कहूँगी ये रहा। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो मैं कहूँगी जिंक का। चलो एक सवाल तो आ गया कि भाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक का। अगला इसने पूछा है सेल में करंट का, चार्ज का कैरियर कौन है, अंदर तो आयन है और बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन। बाहर इलेक्ट्रॉन चल रहे तभी तो करंट आ रहा है, और अंदर करंट की आयंस की वजह से, तो दोनों है। फिर प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शन तो लिख देना अपन ने, हाफ सेल और ये रही आपकी नेट सेल। बन गए तीनों क्वेश्चन। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो मैंने कल पढ़ा है ना, उसी पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है कि आप E0 सेल निकालो। ठीक है, आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, आप E0 सेल निकालो। आपका इक्वेशन है 2 क्रोमियम प्लस 3 CD प्लस 2, और आंसर वाली साइड में है ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 3 CD। ठीक है, सॉलिड एक्वस मैंने लिख दिया। आपसे पूछा है कि आप सिर्फ E0 सेल निकालो। क्या डेटा तुम्हें चाहिए, SRP चाहिए, बिना SRP तो हम कर नहीं पाएंगे, है ना। SRP के लिए देखो, जब आप NCERT करते हो ना, तो उसने एक बुक में टेबल दे रखी है, ये टेबल है ना, यहाँ से आपको SRP लेना है हर क्वेश्चन में, क्योंकि याद तो होगा नहीं। ठीक है, तो देखो आपको किसका चाहिए, Cr वाले का चाहिए, है ना, Cr प्लस 3 से Cr। ठीक है, तो देखो Cr प्लस 3 से Cr, इसका SRP तुम्हें दे रखा है माइनस का 0.74। ठीक है, और एक मुझे चाहिए क्या, कैडमियम प्लस 2 से कैडमियम, है ना। तो कैडमियम वाले का SRP है आपके पास कितना है, माइनस का 0.40, है ना। वो यहाँ नहीं है तो फिर एक टेबल पीछे बनी हुई ना, उसमें होगा। ठीक है, तो चलो मैं इसमें लिख देती हूँ माइनस का 0.40। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, उसमें आपको घबराने वाली बात है नहीं। अब आपको देखना है कि E0 सेल निकालना है, तो आपका आंसर, हमें तो कल वाला फॉर्मूला याद है ना, हम कहेंगे भाई E0 सेल इक्वल्स टू SOP और SRP। SOP मतलब E0 ऑक्सीडेशन, और SRP मतलब E0 रिडक्शन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो भाई ये Cr किस में बदल रहा है, Cr प्लस 3। तो हम कहेंगे E0 सेल, हमें जो डेटा चाहिए वो ये चाहिए कि भाई Cr तो बदले Cr प्लस 3, और कैडमियम प्लस 2 किसमें कन्वर्ट हो, कैडमियम। ये डेटा मुझे चाहिए, बस है तो दे दो। तो बोलो Cr प्लस 3 है क्या, उल्टा है, तुम्हें चाहिए Cr प्लस 3, तुम्हारे पास है Cr प्लस 3 Cr, तो क्या मुझे साइन चेंज करना चाहिए। मैं SOP मांग रही हूँ, आप SRP दे रहे हो, तो साइन बदल दो, इतना ही फर्क था। तो माइनस की जगह मैंने इसको प्लस कर दिया, और मुझे चाहिए कैडमियम प्लस 2 कैडमियम, वो तो है सेम, कितना है माइनस 0.40। अब तुम आंसर निकालो 0.34। ठीक है, 0.34, तो ये आपका आंसर। उसने यही पूछा E0 सेल निकालो, आप बता दो। अब वो कहे नहीं ये रिएक्शन हुई, सेल में कितना काम होगा, वर्क डन बताओ। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या लगता, माइनस NF E0 सेल। तो डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, 2 हो रहे, ध्यान से देखो। एक Cr से Cr प्लस 3 बना, 3 तो वैसे ही हो गए, तो 2 Cr से Cr प्लस 3 6 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है। एक फेराडे की वैल्यू 500, और E0 सेल 0.34। आपको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा G। आंसर आपका आएगा जूल में। ठीक है, 1000 से डिवाइड करोगे तो किलो जूल।
क्लियर? तो ये जो अपन ने कल पढ़ा था ना, उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते, देखो अब आपने कह दिया कि भाई चलो हमने डेनियल सेल डिस्कस कर लिया है, नर्व्स इक्वेशन डिस्कस कर ली है। अच्छा, नर्व्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल नहीं किए, ये तो आपके डेनियल सेल वाले ही न्यूमेरिकल हैं। तो इसी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का 3.4 हो गया, ठीक है। अब 3.5 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका एक एक प्रैक्टिस करा रही हो, ठीक है ना, बाकी सब पैटर्न सेम है। अगले में तुम्हें कह रहा है, देखो mg था, mg+2 में बदल रहा है ना, और यहाँ कंसंट्रेशन है 0.001, ठीक है, 0.001। फिर इसने बनाया है कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ कंसंट्रेशन कितनी है, कितने जीरो है, 3.00001, ठीक है। अब आपसे पूछा है, एक तो आप डेल्टा जी निकालो, नहीं यहां से पूछा ईएमएफ निकालो, छोड़ो, ठीक है, यहां से पूछा है ईएमएफ निकालो। ओके, क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम है नेट सेल इक्वेशन बनाना। तो फर्स्ट हाफ सेल बनाओ, एनोड रिएक्शन बनाओ, क्या लिखो सबसे पहले, कौन किस में बदल रहा है, mg+2। तो मैं कहूँगी देखो पहले mg था, अब ये कन्वर्ट हुआ है mg+2, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, लेफ्ट में वैसे एनोड होता है। फिर सेकंड हाफ क्या बन रही है, कॉपर +2, क्या करेगा, और आंसर क्या है, कॉपर, ठीक है। अब मैं फाइनल इक्वेशन लिख दूँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन काट दूँ, तो ये आपकी एनोड और कैथोड हो गई। अब आपकी नेट सेल इक्वेशन बोलो, नेट सेल क्या बनी, mg सॉलिड प्लस Cu+2 aqueous gives mg+2 aqueous प्लस कॉपर सॉलिड, ये हमारी नेट सेल इक्वेशन, ठीक है। अब मैं नर्व्स लगाऊं तो नर्व्स इक्वेशन याद है सबको, नर्व्स होती है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ठीक है। लॉग बेस 10 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, ये दो प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था सॉलिड का एक्टिव मास कितना लेना है, उसको छेड़ना नहीं। तो प्रोडक्ट में मेरे पास खाली mg+2 है, अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये तो सॉलिड है ना, कॉपर +2, ठीक है। अब ये तो है ना मेरे पास डेटा, ये रहा mg+2, ये रहा कॉपर +2, लेकिन मेरे पास ये नहीं है ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ले देखिए, है ना। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक। अब फिर मुझे डेटा चाहिए, है ना। अब ई नॉट सेल देखो, ऑक्सीडेशन तो तुम कहोगे mg+2, ठीक है, ई नॉट mg+2, और ई नॉट रिडक्शन की बात करोगे तो कॉपर +2 कॉपर। अब ये तो सबको पता है 0.34, और वो माइनस का 2.37, अभी तो पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, है ना। लेकिन वो तो SRP माइनस का 2.37 था, SOP चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँ, सीधा लिख दूँ 2.37 प्लस का, और यहाँ क्या लिख दूँ 0.34, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा ई नॉट mg+2 mg माइनस का 2.37, मुझे उल्टा चाहिए, मैंने साइन चेंज कर दिया। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा कि ई नॉट सेल बोलो 2.71, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब ये ई नॉट सेल आ गया ना, इसको मुझे यहाँ पुट करना है बस, बाकी तो सारा है ही रेडी, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हम कहेंगे देखो ई सेल इक्वल्स टू, ई नॉट सेल आ गया 2.71 माइनस 0.0591, ट्रांसफर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्ट में क्या था mg+2 0.001, और रिएक्टेंट में क्या लिखना है 0.000, तो मैं लिख देती हूँ देखो 0.001 अपॉन 0.001, क्या करूँ पॉइंट उड़ा दूँ, तो ऊपर कितना आएगा, 1 आ जाएगा, log 10, और log 10 कितना होता है 1, ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या हुआ, ई सेल इक्वल्स टू 2.71 माइनस आधा कर दो इसको 0.0295, और log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1,
बस अब सॉल्व कर लेना। 2.68 ठीक है, ये तो ये आपका बना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब एक में इसने दिया है डेल्टा जी के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालो। जो अपना पिछला क्वेश्चन था ना उसी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है। तो अब इसको देखो, अब आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 3.4 है, डेल्टा जी भी कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल भी कैलकुलेट करना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना है। 3 आंसर एक साथ निकालना है। बस समझ में आ गई? डेल्टा जी निकालना था माइनस एन वी नॉट सेल, और ई नॉट सेल कैसे निकालोगे? ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी फॉर्मूला बताया था ना। ठीक है, वो तो अब देखो इसके पास जो है सेल आपका ये है Fe+2 Ag प्लस सॉल्ट ब्रिज Fe+3 और Ag सॉल्ट। अब मुझे कुछ डेटा चाहिए, SRP चाहिए। Ag+Ag तो अपन को याद ही है, 0.80 पक्का 0.80। और अब मुझे चाहिए Fe+2, किस में बदले? Fe कितना है? 0.44 है, माइनस का चेक करो एक बार। Fe+2 को बदलना है Fe में, माइनस का 0.44। ठीक है, ये लो बस, ये तो क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा डेटा। ठीक है, आपको दिया हुआ होगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं। अब मैं क्या करूं? पहला काम मेरा क्या था? सबसे पहले क्या फाइंड करना चाहिए? ई नॉट से क्या लिखोगे? प्लस ई नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है। पहले तो हम अपने सिंपल फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम ढूंढते हैं भाई कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरा फॉर्मूला, देखो भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो तुम कह रहे हो ना ये मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। Fe+2 किस में बदल रहा है? Fe+3 और Ag प्लस किस में बदल रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलो Fe+2 +3 है क्या क्वेश्चन में? ओहो, तो डेटा भी चेंज होगा। Fe+2 Fe+3 का देखो, हाँ ये रहा 0.77। मुझे चाहिए Fe+3 से Fe+2, ये दिया हुआ है हमें Fe+3 रिड्यूस होके Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, ये है 0.77। ठीक है, ये डेटा है, ये सही है। अब बोलो क्या लिखूं? ई नॉट Fe+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? पहले आप सिंपल फॉर्मूला लिख लो, आप अपने सेल में देख लो, होता ये है, फिलहाल ये है ना। और इधर क्या लिखूं? Ag+Ag। ठीक, अब आ जाओ, बोलो क्या लिखूं? ई सेल इक्वल्स टू +2 से 3 में जाना है, उल्टा चल रहा है, साइन चेंज कर दूं? क्या करूं? -0.77। ठीक है, और Ag+Ag में सही है। तो वो आंसर कितना आया बोलो? 0.03। ठीक है, ये आ गया मेरा ई नॉट सेल। एक काम तो हुआ। फिर डेल्टा जी इक्वल्स टू फॉर्मूला बोलो? -NF E नॉट सेल। ठीक है, -NF E नॉट सेल। ओके, तो माइनस, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? एक ही हो रहा है, 2 से 3 में तो जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना फर्क आ रहा है? एक का, +1 से 0 है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1, F की वैल्यू 500 और ई नॉट सेल। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका बैठेगा डेल्टा जी। आंसर माइनस में है और यूनिट क्या आएगी? जूल। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। 2885। ठीक है, ये पॉइंट और ये 2 0 तो हटा ही दे, है ना। इसका 3 टाइम्स कर देना, 2885 जूल। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ आप थोड़ा फंसोगे। बोलो फॉर्मूला क्या सिखाया था? ई नॉट सेल इक्वल्स टू, माइनस था कि नहीं था? नहीं था, 0.0591 अपॉन n log Kc था। यही फॉर्मूला था, log Kc इक्वल्स टू n ई नॉट डिवाइड बाय 0.0591 और 10 की पावर में लेना था। तो अब बोलो ई नॉट सेल तो मेरा 0.03। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है? 1, और डिवाइड बाय 0.059, ये वैल्यू मेरी आ गई log Kc। निकालो इसको, कितना आंसर आ रहा है? पॉइंट उड़ा दो, है ना, और 2 0 ले लेते हैं। 300/591 कर लो,
300 अपॉन 591, 5 पॉइंट कैसे आएगा? 0.3 something आएगा। एग्जैक्ट निकाल के बताओ। 300 डिवाइड बाय 591, आधे से कम है, 0.5 से थोड़ा कम हो जाएगा। 0.5 से थोड़ा कम, हाँ 0.5 से थोड़ा ज़्यादा, सॉरी 0.5 थोड़ा ज़्यादा आएगा। बोलो कितना है? 0.5 लिख दूँ? चलो अब देखो, लॉग के सी इक्वल्स टू, मान लो मैंने लमसम लिखा, ठीक है, लमसम तुमने कहा 0.5 तो मैंने लिख दिया 0.5, 0.5 लिख दूँ, सही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट 600 होता तो 1/2 ही होता है ना, 0.5 होता ही सही है ना, ये 0.51, 0.52 ऐसा कुछ। अब मुझे बताओ के सी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.5, एंटी लॉग मतलब 10 की पावर 0.5, तो 10 की पावर 0.5 10 का रूट होता है। 10 की पावर 0.5 क्या होता है? 10 की पावर हाफ, 10 का रूट, 10 का रूट कितना होता है? लगभग 3.2 3.3 के आसपास। तो मेरा आंसर ये होगा, है ना। वैसे भी एंटी लॉग में बस कितना तो एग्जैक्ट नहीं दे पाएंगे, बट लमसम देंगे तो सही। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये अपने बैठे कितने 5 क्वेश्चन, है ना, जो अपन ने कल तक पढ़ा है। क्लियर है? अब आपको आगे क्या दे रखा है इसने, अपन ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी पढ़ लिया था, है ना। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करा दिया था, Mg+2 Mg का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर ये कह रहा है क्या आप जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट रख सकते हैं? कैन यू प्लेस कॉपर सल्फेट इन द कंटेनर ऑफ जिंक? बोलो, नहीं रख सकते जिंक, लेकिन आपको तो SRP के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा, है ना। मान लो आपके तो रख सकते हैं आंसर ऐसा थोड़ा होगा, आंसर तो सेम रहेगा, आपका आंसर देने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्या उसने क्या पूछा है? कैन यू प्लेस, हाँ, कैन यू प्लेस कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर, ठीक है। जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है। अगर आप अपने 10th के हिसाब से भी आंसर दो तो देखो, जिंक सॉलिड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिंक, तो आपको पता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो रिप्लेस अभी तो मैंने पढ़ा था, ज़्यादा क्रियाशील होगा वो रिप्लेस कर देगा, तो आपका आंसर होगा ZnSO4 और कॉपर। तो मतलब अगर मैं थोड़ी देर रख दूं तो मैंने देखा बर्तन तो कॉपर का हो गया और रखा मैंने कॉपर सल्फेट था, जबकि मिल क्या रहा है? ZnSO, तो बात ही बदल गई। तो हम कहेंगे नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपने लिखा हुई मेटल रिएक्टिविटी तो वो आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि वो मानता है आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आधार पे आंसर दो। तो 2 डेटा तुम्हें पता होना चाहिए, एक तुम्हें पता होना चाहिए E0 कॉपर +2 कॉपर कितना होता है? 0.34, ये डेनियल सेल पढ़ा है ना आपने। और आपको ये भी पता होना चाहिए E0 Zn+2 Zn कितना होता है? माइनस का 0.76। तो अगर आपने इस बर्तन में ये चीज़ रखी तो ये रिएक्शन होगी, तो इस रिएक्शन के हिसाब से E0 सेल क्या हो रहा है? मेरे पास तो जो जिंक है वो किस में बदल रहा है? Zn+2 में, और जो कॉपर +2 है वो किस में बदल रहा है? कॉपर। और अगर मैं डेटा वाइज बात करूं तो यहाँ साइन बदल दूं और ये यूं का यूं रखूं, तो ये तो आपने सेल बना दिया, बढ़िया बात, डेनियल सेल बना दिया अगर देखा जाए, है ना। E0 सेल कितना हो जाएगा? पॉजिटिव, और आंसर कितना हो गया? 1.10। तो तुमको बर्तन में तो रखोगे, E0 सेल पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो फिर जिंक का बर्तन नहीं रहेगा और कॉपर सल्फेट बचेगा ही। सो वी कैन प्लेस ZnSO4 इन कॉपर, कैन प्लेस कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर। बात समझ में आ गई? तो आपको ये समझाना है, ये सेल बना के समझाना है। E0 सेल पॉजिटिव, रिएक्शन हो जाएगी, और कुछ भूल जाओ तो फिर लिख देना जिंक ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, वो तो सभी लिखेंगे, ठीक है, पर पूरे नंबर वो नहीं देगा कि भाई इतना पढ़ा है उसके बाद क्या, ऐसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल दिया है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है ना। इस चैप्टर का देखो फीवर एक ही है, फीवर भी है और फियर भी है, न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, तो इसके न्यूमेरिकल थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 4 फॉर्मूले ले देंगे अभी तक, तो आधा चैप्टर पढ़ लो, शुरू के 4 फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो, अब तुम्हें एक इक्वेशन दी है कि भाई ये है कॉपर सॉलिड +2 Ag+,
एक्वस। ठीक है, आंसर में है आपके पास कॉपर +2 एक्वस +2 Ag सॉलिड। और इस बार इसने आपको कह दिया कि देखो अगर ये सेल बनता है तो इसका E0 सेल इतना है। ठीक है, आपको खाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक Kc कैलकुलेट करना है। बोलो, तुम्हारे पास तो सीधा ही फॉर्मूला है ना। क्या फॉर्मूला है? log Kc इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है? E0 सेल याद है? तो E0 सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन log Kc। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन में ई सेल उड़ा दो, बाकी तो बन जाएगा, साइन आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब बताओ log Kc निकालो। तो log Kc इक्वल्स टू n, ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे? 2, कॉपर से कॉपर +2 तो हमने यहाँ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चल रहे। E0 सेल कितना है? 0.46 डिवाइड बाय 0.0591। इसको सॉल्व कर लो भाई। आ गया? क्या आया? 15.6। ठीक है, 15.6 आंसर है। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, Kc इक्वल्स टू एंटी लॉग, यानी 10 की पावर 15.6। यहाँ तक ठीक है? अब इसको तोड़ दें तो 10 की पावर 15 इंटू 10 की पावर 0.6, ये तो सॉल्व। 10 की पावर 0.6, सही है, 10 की पावर 0.6 है ना, मतलब 0.6 का एंटी लॉग। अब मुझे बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। पक्का? log 2 होता है 0.3010, सबको याद है? log 3 0.477 और log 4 0.6020। log 4 की वैल्यू होती है log 2 का स्क्वायर, है ना। कोई पूछे log 4 तो तुम्हें इतना तो याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, log 4 मतलब log 2 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू log 2, और log 2 होता है 0.3010। तो कहीं ना कहीं तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि 0.6020 का अगर मैं एंटी लॉग लूँ तो 4 आए, या लॉग हटाओ तो एंटी लॉग लूँ, तो इसका मतलब यही तो है एंटी लॉग ऑफ 0.6, है ना। 10 की पावर 0.6, मैंने कहा था ना एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? 10 की पावर में चढ़ा दो, तो 10 की पावर 15 इंटू एंटी लॉग ऑफ 0.6। सही, तो देखो 0.6020 log 4 है, तो थोड़ा कम ले लो, मतलब इसका आंसर 4 से थोड़ा कम है, तो 4 से थोड़ा कम क्या ले लो? 3.9 ले लो, है ना। तो मैंने ले लिया Kc इक्वल्स टू 3.9 इंटू 10 की पावर 50, है ना, और बुक का आंसर है 3.92 इंटू 10 की पावर 50। ठीक है, अब तो नीट वाले बच्चों का ध्यान रखना है, अगर एनसीईआरटी में सवाल है तो 4 ऑप्शन में ऐसे आंसर्स होंगे, है ना। और एक बार मैंने तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर का बताया था, तो ऐसा भी हो सकता है 3.90, 3.92, 3.94, ऐसे फंसा भी सकता है। तो आपको एग्जैक्ट ये जो दिए है ना, यूं यूं छापे, वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ के जानी है ना। समझ में आ गया? ये चीज़ आपके क्लियर थी ना, है ना भाई। किसका एंटी लॉग जो है, या किसका क्या बोले लॉग जो है, उसकी वैल्यू 0.6 होती, तो फिर 0.6 का एंटी लॉग सामने वाले की तो होगा, है ना। इसका लॉग लूँ तो ये आ रहा है, तो इसका एंटी लॉग लूँगी तो ये आएगा ना, तो एंटी लॉग 0.6 क्या हुआ? 4 हुआ ना, तो बस 0.6020, तो 4 से थोड़ा कम कर दिया। क्लियर है? ये आपको दे रखा है इसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आई होप तुम कर लोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी क्वेश्चन, ठीक है, डेल्टा जी वाले आएंगे। अब अगला सवाल देखो, नेक्स्ट तुमसे कह रहा है कि आपके पास pH इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, pH इक्वल्स टू 10 वाला आपके पास एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, और आपको क्या करना है? उसका पोटेंशियल निकालना है, E0 सेल निकालना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन दिया है pH इक्वल्स टू 10 के कॉन्टैक्ट वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करो, पोटेंशियल निकालो। क्लियर? तो डेटा तो यही है, बस pH 10 है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और पोटेंशियल निकालो। तो मैंने तुम्हें पूछा था, बताया था कि जब भी E0 सेल बोले और एक ही इलेक्ट्रोड हो तो आपको क्या लिखना है? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन?
रिडक्शन। आपके IUPAC के सारे डेटा है ना SRP वाले हैं, SOP लेते ही नहीं, SRP लेते हैं। तो ठीक है, शी पे रिडक्शन हो रहा है, यानी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 H क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, H2 गैस। ठीक, अब यहाँ मुझे प्रेशर चाहिए या कंसंट्रेशन चाहिए, है ना, तो pH 10 है, तो H कंसंट्रेशन क्या होगा, 10 की पावर माइनस pH, है ना, एंटीलॉग मतलब वही 10 की पावर माइनस pH, और 10 की पावर माइनस pH मतलब 10 की पावर माइनस। अब मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें मुझे नर्न्स इक्वेशन लगानी, बोलो नर्न्स इक्वेशन याद है क्या, E सेल इक्वल्स टू E नॉट, तो E नॉट तो मेरे पास शी का आंसर सबको याद है, E नॉट शी कितना होता है 0, फिर माइनस 0.0591 अपॉन ट्रांसफर देख लो, दो लॉग बेस 10, प्रोडक्ट में इस बार प्रेशर और रिएक्टेंट में H प्लस की पावर 2, आगे जो स्टोइकियोमेट्री होती है पावर बनती है ना, तो H प्लस की पावर 2। ठीक है, टेंशन ही खत्म, क्लियर। अब E सेल इक्वल्स टू, तो तुम कहोगे तो 0 होता है, फिर 0.0591 अपॉन 2, प्रेशर में 1 atm या 1 बार मान लेते, नहीं दिया है तो स्टैंडर्ड तो यही होता है। ठीक है, अब H प्लस की पावर 2 ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो लॉग H प्लस की पावर क्या हो जाएगा, -2 आगे ले लेते हैं। ठीक है, तो -0.0591 अपॉन 2 इंटू -2 इंटू लॉग HIN कितना है, 10 की पावर -10। बोलो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 0.0591 इंटू, एक सेकेंड, लॉग है ना भाई, थोड़ा गलती हो गया, लॉग पावर आ गया ना, ये इसको सेट कर लेते हैं। चलो, ये लॉग HIN की पावर ये ना, तो यहाँ कितना हो गया, 10 की पावर -10 है ना, ऊपर आ जाएगा तो +10 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर -10 यहाँ रखूंगी, ऊपर आ जाएगा तो ये बाहर तो हो गया ना, तो 10 की पावर कितना हो गया, -20, तो ये आ जाएगा 20 log 10। अब ठीक है, अब बोलो क्या करें, कैंसिल कर दे, -20 सॉरी, 2 कैंसिल कर दे, तो ये कितना बचा, माइनस का 10, मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका आंसर कितना हो गया, प्लस का 0.591। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये आपका था शी वाला क्वेश्चन। अब कर लोगे नर्न्स इक्वेशन है इसके बाद में, और इसके बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सारे पैटर्न के हो गए क्वेश्चन तुम्हारे, है ना। अब आता है आपका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, विद्युत अपघटनी विलयन का चालकत्व। अब आपके नया टॉपिक शुरू हो जाता है ना। अब मुझे एक चीज बताओ कि आपके पास 2 तरह के कंडक्टर हैं, एक तो धात्विक चालक मेटेलिक कंडक्टर, और एक आयोनिक या इलेक्ट्रोलिटिक बोलो, जो आयंस की वजह से करंट पास करता है ना। करंट आने की 2 ही तो वजह हो सकती है, या तो तुम मेटल ही लिए है, तो मेटल में करंट आने की वजह क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स, और आयोनिक सॉल्यूशन लिया है, कोई सॉल्ट घोल दिया है ना, तो यहाँ पे करंट आने की वजह क्या होती है, फ्री आयंस। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, सवाल इसी पे आ जाएगी, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर 2 तरह के कंडक्टर, एक मिक्स्ड भी होता है पर उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो मेटेलिक कंडक्टर धात्विक चालक, करंट तो आएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, एग्जाम्पल सारे मेटल। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में भी करंट आएगा ड्यू टू आयन, मोल्टन स्टेट में आएगा, नमक में करंट नहीं आएगा, लेकिन मोल्टन स्टेट है, गला हुआ है तो आएगा, या फिर एक्वस है, सॉल्यूशन है तो आएगा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ये दोनों जो है करंट तो पास करें। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू IR, है ना, और I इक्वल्स टू V/R, और सेल पोटेंशियल ले लो तो E/R। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। अब ये कह रहा है कि अगर आप रेजिस्टेंस की बात करो तो रेजिस्टेंस
वायर की लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो R प्रोपोर्शनल टू हो गया L अपॉन A। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब रेजिस्टेंस तो मैं यहाँ कंसिडर करूँगी, ये धात्विक चालक है तो ठीक है, आप प्रतिरोध से बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो। यहाँ का रेजिस्टेंस, यहाँ मुझे क्या निकालना है? कंडक्टेंस यानी G। तो मैं कहूँगी कंडक्टेंस होता है G और G होता है 1 अपॉन। एक चीज़ ध्यान, G मतलब चालकत्व है ना, कंडक्टेंस चालकत्व, ठीक है। अब यहाँ आपका चल रहा है रो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो होता है आपका रेजिस्टिविटी, रो क्या है? रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, ठीक है। अब रो का फॉर्मूला निकालो, रो इक्वल्स टू RA अपॉन L, सही, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे तो स्पेसिफिक प्रतिरोध रेजिस्टिविटी है ना, मुझे इसका उल्टा चाहिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या हुआ, गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है, इसका मोड ठीक है। अब देखते चलो, रो इक्वल्स टू RA अपॉन L। अब देखो रो का उल्टा, अब मुझे चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकत्व, है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस वो किसे डिनोट करेंगे? कापा। तो कापा इक्वल्स टू क्या है? 1 अपॉन रो, और रो है RA अपॉन L, तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। तो आपको जो नया फॉर्मूला लर्न करना है वो ये है, कापा इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A। 1 अपॉन R है G, कंडक्टेंस, है ना, और L अपॉन A क्या है? सेल कांस्टेंट। आई बात समझ में? अब यहाँ तो आपके पास था तार की लंबाई, तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैं तो इस सेल की बात कर रही हूँ, इसकी तो बात ही नहीं कर रही। तो हम कहेंगे ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगाए ना आपने, कैथोड एनोड लगाओगे तो उन दोनों के बीच की दूरी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ से थोड़ा पकड़ना इस चीज को। आपने एक फॉर्मूला बता दिया कि भाई कापा इक्वल्स टू है 1 अपॉन R इंटू L अपॉन A, ठीक है। और 1 अपॉन R को भी आप कह रहे हो चालकत्व यानी कि G, ठीक। अब मुझे बताओ, अगर मैं 2 इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर कर दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर दूं? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो मेरा सेल है ना, देखो कंडक्टिविटी सेल, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, यहाँ 1 सेंटीमीटर की दूरी है ना, और ये एरिया जो है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं, तो कुल मिला के तुम वॉल्यूम कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml लिया है क्या? सॉल्यूशन तो भरोगे ना, मस्ती नहीं करो भाई, एग्जाम है सिर पे। क्या वॉल्यूम कितना हो गया? 1 ml हो गया। तो बस मुझे सिर्फ इस 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस बतानी है। आई बात समझ में? 1 ml की जो भी कंडक्टेंस होगी जी, वो किसके बराबर होगी? कापा के। तो तुम कहोगे अच्छा ये इतना है, ये इतना है, तो कापा और जी में तो कोई फर्क ही नहीं, है ना। तो अगर आप सोल्यूशन कुछ भी भर लो, कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ 1 ml मतलब 1 ड्रॉप या 10 ड्रॉप की कंडक्टेंस मुझे निकाल के बता देते हो तो बात खत्म। आई बात समझ में? तो अब वो मान लो 1 ml 1 बूंद के बराबर मान लेते, 1 ड्रॉप की कंडक्टेंस जो बतानी है ना। अब उसमें आयनों की संख्या ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा है, और आयनों की संख्या कम है तो करंट कम है। मतलब आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है यानी जो कापा है ना, वो सीधे के सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, है ना, इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो आप मुझे इसका डाइल्यूशन के साथ रिलेशन दे दो, बताओ। अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ा दूं तो क्या ही हो जाएगा? ठीक है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो क्लास 11th में पढ़ा था वो भी अभी तंग करेगा, लेकिन मैंने तो जो इसके फॉर्मूले वगैरह सेट किए तो मुझे तो सिर्फ इतना ही पता चला कि बस ये इतनी डिस्टेंस के अंदर जो भी कंडक्टेंस आई ना, बस मेरा आंसर तो वही
है ना, मुझे तो ये डिस्टेंस फिक्स करनी है और ये चीज़ फिक्स करनी है, तो यहाँ जो सॉल्यूशन फंस गया बस मुझे तो उसका ही आंसर देना है, ठीक है। अब वहाँ अगर कम आयन फंसे तो करंट कम आएगा, चालकता कम हो जाएगी, और वहाँ ज़्यादा आयन्स आए तो चालकता क्या होगी, ज़्यादा। अब मुझे बताओ कि भाई मैंने तो था 1 लीटर पानी लिया और नमक घोल दिया, मेरा जो कंडक्टेंस आ गया वो आ गया। अब तुमने कहा कि नहीं मैंने तो डाइल्यूशन बढ़ाया, तनुता बढ़ाई, डाइल्यूट मतलब पानी मिला ना, तो डाइल्यूशन किया तो नंबर ऑफ आयंस कम हुए ज़्यादा हुए। पहले मैंने नमक बोला था 100 प्लस 100 सोडियम थे, 100 क्लोराइड थे, अब तुम नमक नहीं घोल रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो प्रति इकाई आयतन पर यूनिट वॉल्यूम आयनों की संख्या क्या होगी, कम। 1 ml में पहले मान लो 100 आ रहे थे, तो अब तुमने तो पानी मिला दिया, आयतन तो डबल हो गया, सांद्रता कंसंट्रेशन क्या होगी, आधी, तो तुमको डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, कम हो गए। पर यूनिट वॉल्यूम आयनों की संख्या घट गई, और आपका तो गेम सारा उसी पे चल रहा था, है ना। क्या है, कुछ मिला है, मेरे तो कोई मतलब नहीं था, मेरे को तो इतनी जगह में अपना आंसर देना था, तो तुम कहोगे डाइल्यूशन बढ़ाया, आयंस कम हो गए, यानी कापा क्या हो जाएगा, कम। ये आपका हर साल ही सवाल फंस रहा है बोर्ड एग्जाम्स में। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता कम हो जाएगी, इतनी बात क्लियर। अब अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें तो देखो, पहला है G इक्वल्स टू 1/r, है ना, तो 1/r मतलब ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को आपने लिखा है साइमन या सीमेंस बोला है, साइमन बोल दो बस, जो भी है ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। फिर आप कापा की बात करते हो तो कापा है 1/r इंटू L/A, ठीक है, तो ये तो हो गया साइमन, और L/A क्या हो गया, है ना। मीटर इनवर्स भी कर सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी बुक में ऐसा ही यूनिट मीटर इनवर्स दी हुई है, फिर इसने आगे लिखा है कि हाँ सेंटीमीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है ना। देखो अगर बुक के हिसाब से चले तो रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर एसआई यूनिट जो है रो की, रो क्या था, RA/L, तो ओम इंटू RA/L, ए मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, L क्या हो गया सेंटीमीटर, तो ओम इंटू मीटर कर दूं या सेंटीमीटर कर दूं, है ना। तो इसका कहना है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है SI यूनिट ओम इंटू मीटर, लेकिन अधिकांशतया मोस्टली हम यूज करते हैं ओम इंटू सेंटीमीटर। तो आपका एग्जाम में सवाल गलत करेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब अगर मुझे बताओ, ये भी दे रखा है 1 ओम इंटू मीटर किसके बराबर होगा, सेंटीमीटर में किसके बराबर होगा, 100 कर दूं कि नहीं करूं, मीटर है ना, सेंटीमीटर तो करना है, ठीक है। तो 1 ओम इंटू मीटर किसके बराबर होगा, 100 ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 ओम इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1/100 हुआ ना, है ना। यहाँ 1 लाऊंगी तो 100 से डिवाइड करूंगी, यहाँ पे तो 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 0.01 ओम इंटू मीटर, ठीक है। ये दिया है तो सवाल बन सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली स्पेसिफिक कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट इसने लिखा है साइमन मीटर इनवर्स, बट मोस्टली हम क्या लिखते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ तक ठीक है। अब अगर आप सॉल्यूशन फिल करोगे तो आपके पास कंसंट्रेशन होगी कि भाई मैं 1 मोल पर लीटर भर रहा हूँ या 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर भर रहा हूँ, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस सेल में भरे हुए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के आधार पे, है ना। आपने मोलर में दिया है कि नॉर्मल में दिया है, नॉर्मलिटी ली है, तो हम कहेंगे ठीक है इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा है क्या होता है मोलर कंडक्टेंस, और दूसरा क्या बनता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बोलो। तो मोलर कंडक्टेंस मतलब लैम्डा m और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब लैम्डा v। फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ जो सॉल्यूशन फिल किया है उसकी कंसंट्रेशन किस में दे रखी है, मोल पर लीटर, और यहाँ किस में दे रखी है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो अभी तक तो आप 1 ml में ही निकाल रहे थे सारा आंसर, है ना। जब आप कापा निकाल रहे थे तो आपने क्या कहा था, 1 ml सॉल्यूशन की G, ये तो कहा था 1 ml सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या पढ़ रहे थे,
कप। या फिर आप ढंग से लिखते हो तो आपने कहा सेल में 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो कंडक्टेंस होगी दैट विल बी कापा। तो वो चीज़ तो 1 ml ही बनी ना, ऐसे। ठीक है, तो अब हम कहेंगे 1 ml की, तो चेंज करो वॉल्यूम, है ना। तो आपने ले लिया Vml, तो कापा इंटू V। फिर ml क्यों लो, लीटर में लो, तो कापा इंटू 1000। ठीक है, और V हटा के कंसंट्रेशन ले लो, तो V ऊपर आ रहा था, C नीचे आ जाएगा। तो फाइनल जो फॉर्मूला बना वो कुछ ऐसा, कापा, है ना। पिछली बार तुम्हारे पास 1 ml था, मैं कह रही नहीं Vml है, तो तुम क्या करोगे इंटू V। फिर ml क्यों लो, लीटर ले, तो फिर क्या करोगे 1000 ले लो। ठीक है, तो कापा इंटू 1000, और वहाँ V था तो ऊपर था, C है तो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आपके आया फॉर्मूला लैम्डा m इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन C। लेकिन यहाँ जो C है दैट इज मोलैरिटी, है ना, मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी। और यहाँ जो लैम्डा V, तो अब तुम्हारा आंसर क्या है, कापा इंटू 1000 अपॉन C। लेकिन इस बार C क्या है, नॉर्मल, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब लगे याद इनके भी मात्रक बता दो। तो लैम्डा m की यूनिट ये क्या था, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देखो नीचे मोल है, अपॉन लीटर ऊपर आएगा, लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं, बाकी जो डेटा है वो तो यूनिट निकाल लिया ना। तो ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और ये सेंटीमीटर क्यूब कितना बचा, स्क्वायर, और नीचे मोल है तो मोल इनवर्स। तो मेरा लैम्डा m का फॉर्मूला तो ये बना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा v का भी बता दो भाई, तो हम कहेंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल की जगह तो चेंज होगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये सवाल पूछे जा चुके फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इनमें रिलेशन निकालो, तो कापा 1000 तो कट जाएगा। यहाँ क्या है, मोलारिटी, वहाँ क्या है, नॉर्मैलिटी। ठीक है, अब देखो सारे फॉर्मूलों में है, अब बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। पहले मैं कहूँ G निकालो, तो तुम कहोगे एक ही काम करो, 1/r कर दो। फिर मैं कहूँ नहीं, कापा निकालो, 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। क्या होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है। फिर मैं कहूँ नहीं, लैम्डा m निकालो, बोलो, कापा इंटू 1000 अपॉन C क्या है, मोलैरिटी, और लैम्डा v निकालो तो नॉर्मैलिटी। इतना सारा क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताओ लैम्डा m अपॉन लैम्डा v, तो C के इनवर्स है ना, तो नॉर्मैलिटी ऊपर आ जाएगी, मोलैरिटी नीचे आ जाएगी। अब मैंने तुम्हें सिखा रखा है नमस्ते वर्ष, है ना, नमस्ते, नॉर्मैलिटी इक्वल्स टू m इंटू n वेक्टर, एसिसिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी, चार्ज, कुछ भी n वेक्टर बोलते हैं, है ना। नमस्ते वर्षा, नमस्ते मतलब नॉर्मैलिटी, है ना, m मतलब मोलैरिटी, और वर्षा मतलब वैलेंसी। अब वैलेंसी मिल जाए तो ठीक है, यहाँ तो वैलेंसी से काम चलेगा, चार्ज भी वही है, एसिसिटी, बेसिसिटी, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो n अपॉन m का आंसर सही है ना, n अपॉन m का आंसर क्या है, चार्ज। ठीक है, तो तुम एक और फॉर्मूला देख लो कि भाई अब मेरा आंसर ये है, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा v इंटू वी। तो मैं ध्यान रखना v को v से मल्टीप्लाई करना है ना, और वैलेंसी मतलब चार्ज, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है ना, तो चार्ज। ठीक है, टेंशन खत्म, क्लियर। तो ये आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, सबका है ना डाइल्यूशन के साथ रिलेशन बन जाएगा। अब मैं कहूँगी लैम्डा m और लैम्डा v पे डाइल्यूशन का रिलेशन बताओ, तो भाई ये लोग तो कंसंट्रेशन के इन्वर्स है ना, है ना। तो अगर तुम डाइल्यूशन बढ़ाते हो मतलब कंसंट्रेशन कम कर देते हो, तो मेरा तो फॉर्मूला ये है कि अगर तुम कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो लैम्डा m क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम कहेंगे इसमें तो सब टेंशन है, लैम्डा m बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपसे इसने बोला कि ग्रेफाइट है और कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। तो तुम्हें पता है ग्रेफाइट में करंट आता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, फिर कांच और चीनी मिट्टी, सिरेमिक, इनकी कंडक्टिविटी, कांच में करंट आता है क्या, नहीं, तो इनकी चालकता बहुत कम होती। फिर सिलिकॉन और क्या बोलते हैं, आपने एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े फिजिक्स में, इस बार तो हट गया सॉलिड स्टेट से, है ना। तो ये क्या होंगे, सेमीकंडक्टर होंगे। सेमीकंडक्टर मतलब जो इम्प्योरिटी मिलाने पे और अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं, या टेम्परेचर बढ़ाने पे जिनकी चालकता बढ़ जाती है। फिर सुपर कंडक्टर से क्या समझते हो,
जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है 0 और जिनकी कंडक्टेंस क्या होती है इनफाइनाइट, लेकिन बहुत ही लो टेम्परेचर माइनस पे बात करो, है ना। तो सुपर कंडक्टर तो तुम किसी को भी बना सकते हैं, तुम इतना टेम्परेचर नीचे ले जाओ, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर के लिए इन्होंने बोला है कि जिनकी रेजिस्टिविटी 0 है, कंडक्टेंस इनफाइनाइट है, उनको हम सुपर कंडक्टर बोल सकते हैं। मतलब 0 केल्विन पे या 15 केल्विन, तो 0 केल्विन मतलब समझे माइनस का 273 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक। उस पर ये करंट आ जाएगा। फिर सिरेमिक सब्सटेंस है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, वो 150 केल्विन तब भी माइनस है ना। उस पे ये क्या कर रहे हैं, सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन फंसता है जो अपन ने नहीं पढ़ा है, व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से क्या करना है, चालकता का मापन। व्हीट स्टोन ब्रिज तो पढ़ा है फिजिक्स में, व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से चालकता का मापन, मतलब मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है ना। इसका मेरे पास बहुत बार मैसेज था, ये वाला टॉपिक छूटा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। व्हीट स्टोन ब्रिज समझे तुम, ऐसा कुछ था, कितने रेजिस्टेंस 4, ठीक है। बीच में क्या होता है आपका नल पॉइंट, ठीक है। ये ले लिया मैंने R1, ये R2, ठीक है, ये R3 और ये R, ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। मैं कनेक्ट कर देती हूँ उसको बैटरी, ठीक है। हम लेंगे AC सोर्स। पहला सवाल, AC सोर्स का प्रयोग करेंगे, DC का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि DC लंबे टाइम तक यूज करते हैं ना, तो कंपोजिशन जो है ना इलेक्ट्रोलाइट का वो चेंज हो जाएगा। भाई रेजिस्टेंस निकालना तो सिंपल है, मैं वायर लगा दूँ तो मैं उसका रेजिस्टेंस बता सकती, कॉपर वायर में इतना प्रतिरोध आ रहा है, एल्यूमिनियम में इतना आ रहा है। पर अब मैं ना नमक का घोल ले लूँ, फिर मैं उसमें KCl डाल दूँ, मैं अलग अलग सोल्यूशन लूँ, तो मैं उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालूँ। तार का प्रतिरोध निकाला जा सकता है, समझे ना, रेजिस्टेंस ऑफ वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। पर मैं एक सॉल्यूशन को, एक चालकता सेल है, कंडक्टिविटी सेल है, मैं बार बार सॉल्यूशन बदल रही हूँ और मैं लाओ रेजिस्टेंस बताओ, तो ऐसा तो मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं। तो ये कह रहे नहीं, हम ऐसा जुगाड़ लगा सकते हैं। क्या करें, तो देखो यहाँ से पढ़ना, तुम्हारे पास है एक कंडक्टिविटी सेल, तुम वो सॉल्यूशन भर दो जिसकी चालकता ज्ञात करनी है, solution whose conductance is to be determined, ठीक है। वो विलयन भर दो जिसकी चालकता ज्ञात करनी है। बुक से थोड़ा डायग्राम अलग रहेगा, है ना, बुक में ये आपको नोट्स में भी डालना। फिर तुम्हें पता है टेम्परेचर बदलूंगी तो कंडक्टेंस बदल जाती है। गर्म पानी में चीज़ें ज़्यादा घुलती है, आयन ज़्यादा होंगे तो करंट ज़्यादा आएगा ना, और ठंडे पानी में चीज़ें कम घुलती, आयन्स कम होंगे करंट कम आएगा, ठीक है। अब सही है ना टेम्परेचर, अब ठंड लग रही है, ठीक है। तो ले दे के टेम्परेचर का लेना देना है, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं इसको कांस्टेंट कर देते, तो तुम ऐसा करो थर्मोस्टेट लगा दो। थर्मोस्टेट मतलब बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, ये अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये लगा दिया हमने थर्मोस्टेट, है ना, ताप स्थायी, ठीक। अब ये जो सॉल्यूशन हमारा नमक का घोल भर दिया, मुझे इसकी कंडक्टेंस चाहिए, है ना। तो तुम कहोगे कि आप यहाँ पे क्या करो, इसमें डाल दो आप प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम वायर सील्ड इन ग्लास ट्यूब, ठीक है, क्योंकि बहुत पतला वायर होता है, ठीक है। ये भी कर लिया, है ना। अब अगर मुझे यहाँ की क्या बोलूँ मैं, देखो यहाँ की मुझे चालकता निकालनी, कंडक्टेंस, तरीका क्या है, तरीका कुछ नहीं, मैं आपका सेल ले कैथोड लगाओ एनोड लगाओ, चेक करें, तो चेक करे कैसे, कोई मशीन तो है नहीं। तो ये कह रहा है अगर मुझे कोई ये बता दे R, मान लो इस सॉल्यूशन का R इतना है, तो मैं दिमाग लगा लूंगी G इक्वल्स टू क्या 1/R सॉल्यूशन। अगर कोई मुझे किसी भी तरीके से बता दे बेसिकली का प्रतिरोध इतना है, इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस इतना है, तो मैं कहूँगा बढ़िया आ गया, G इक्वल्स टू 1/R सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज की जो चौथी आर्म है ना, उसको तुम यहां कनेक्ट कर दो, क्लियर। व्हीट स्टोन ब्रिज की चौथी आर्म है, उसको यहां कनेक्ट कर लो, और ये तुम्हारा R3 नहीं है, ये क्या है
आर सोल्यूशन। समझ में आ गया डायग्राम? बस अब आपको क्या करना है, नल पॉइंट सेट करना है। नल पॉइंट सेट करने के बाद आपका फॉर्मूला क्या है, R1/R2। क्या भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला बोलो। R1/R2 इक्वल्स टू क्या आएगा, आर सोल्यूशन अपॉन R4। ठीक है, यही तो यहाँ से आर सोल्यूशन निकालोगी तो यहाँ आर सोल्यूशन इक्वल्स टू R1/R2 इंटू R4। और तुम कहोगे आर सोल्यूशन आ गया तो मैं कहूँगी लो जी आ गया, बात खत्म। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, सवाल आया नहीं इस पे, बट है आपके कोर्स में, है ना। हल्का फुल्का देखो, 2 डायग्राम बना के और इसने कनेक्ट करके दिया है। ये बना हुआ है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है, तो ये आपके नोट्स में नहीं है तो अब आप उसको लिखेंगे। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछे हाउ विल यू डिटरमाइन कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो आप क्या बताएंगे कि हम एक चालकता सेल लेंगे। ये जो सेटअप है इसको आपको बोलना है कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, चालकता सेल। इस सेल में हम उस सॉल्यूशन को फिल कर देंगे जिसकी कंडक्टेंस हमें फाइंड करनी है। क्योंकि टेम्परेचर बदलने के साथ कंडक्टिविटी बदल जाती है, इसलिए हम क्या यूज कर लेंगे, थर्मोस्टेट। चालकता सेल में हम 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, है ना। इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज की चौथी आर्म से। ठीक है, नल पॉइंट डिटेक्टर हमारा लगा हुआ है। एसी सोर्स यूज करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3000 साइकिल पर सेकेंड। क्वेश्चन मैंने कहा भाई डीसी क्यों नहीं यूज कर रहे, तो तुम बताओगे लंबे समय तक डीसी यूज करेंगे ना तो यहाँ कंपोजिशन जो है सोल्यूशन का चेंज हो जाएगा, मतलब रिजल्ट थोड़ा 19-20 हो जाएगा, इसलिए हम एसी सोर्स प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर जब हम नल पॉइंट निकालेंगे तो हमारा आर सोल्यूशन आएगा और हमें पता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इस तरह से हम विलियन की चालकता निकाल देंगे, है ना। क्लियर है? कंडक्टिविटी ऑफ द या कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय रेसिप्रोकेटिंग द वैल्यू ऑफ आर सॉल्यूशन। खत्म, सिंपल है। तो ये तुम्हारे नोट्स में नहीं था, इसको अब थियरी आप लिख सकते हो। क्लियर? अब देखो इस पे बेस्ड क्या क्वेश्चन है तुम्हारे। देखो क्वेश्चन नहीं लिख रही हूं, आपको सवाल पढ़ के बता रही हूँ। क्वेश्चन है आपके पास 0.05 मोल पर लीटर एन्यूअस सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, मोल पर लीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, है ना। तो हम कहेंगे ठीक है, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05 m। कौन सा सॉल्यूशन है, एन्यूअस सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये कह रहा है इसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि आर कितना है, 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ठीक, अब ये कह रहा है डायामीटर, व्यास, है ना। डायामीटर क्या होता है, 2r। डायामीटर जो है वो है 1 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द वायर जो है वो है 50 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है प्रतिरोधकता, है ना, और चालकता और मूलर चालकता, ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो आप रो कैलकुलेट कर लो, कंडक्टेंस यानी कापा कैलकुलेट कर लो और लैम्डा एम कैलकुलेट कर लो। ठीक है, अब बताओ सबसे पहले तो मैं डायामीटर का क्या ही करूँ, रेडियस निकाल लो, है ना। 2r 1 सेंटीमीटर है तो r कितना हो गया, 0.5। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट में L/A होता है ना। ए क्या था, एरिया, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो सर्कल का एरिया मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब बोलो, ठीक है, क्या बनेगा, पाई की वैल्यू लिखो, 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5। तो ये वैल्यू, ये आंसर मैं तुम्हें दे देती हूँ, 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर ना 0.785। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, एल आ गया, ए आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, है ना। अच्छा पहले तो रो पूछा है, रो क्या होगा, आर इंटू ए अपॉन एल। आर की वैल्यू है तुम्हारे पास 5.55 इंटू 10 की पावर 3, ए कितना है 0.785, उसका भी स्क्वायर अपॉन एल,
एल कितना है 50, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा काम बन गया रो का, क्लियर, सॉरी आर इंटू ए है ना, हाँ यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। आर आ गया, ए आ गया और एल आ गया, क्लियर। अब क्या करें, अब क्या फाइंड करना है, कापा, कापा का फॉर्मूला क्या था, 1/r इंटू एल अपॉन ए। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/रो, तो रो निकाल लो तो उसका उल्टा कर देना, एक ही बात है, ठीक है। तो वापस अपन इसको सॉल्व तो किया नहीं, तो यही लिख देती हूँ 1/5.55 इंटू 10 की पावर 3, एल की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 0.785, कापा आ गया। फिर क्या पूछा है, लैम्डा एम, फॉर्मूला बोलो, लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी, तो ये कापा ऊपर से आएगी आपके पास, ये सारा डेटा इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन कितनी है 0.05, इसको आप सॉल्व कर लेना भाई, क्लियर है, ठीक है। ये आपका हो गया मोलर कंडक्टेंस का क्वेश्चन। अब आपसे बोला है सांद्रता के साथ चालकता और मोलर चालकता, मतलब कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का कंसंट्रेशन से क्या लेना देना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दी है ना, सीधा आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो 1 ml पे चलता है, मतलब आयनों की संख्या पे डिपेंड करता है, आयन्स की संख्या आपने बदली नहीं और वो चेंज हुआ नहीं, कापा लैम्डा एम आप सीधे फॉर्मूले से बता दो, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि आपने कहा कि भाई लैम्डा एम कंसंट्रेशन के इनवर्स है, मतलब अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाती हूँ कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो लैम्डा एम बढ़ जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग और वीक, है ना। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है पानी में नमक घोल दो तो क्या ही है, मैं क्यों एफर्ट्स डालूं, मैं क्यों पानी में लाऊं, हाईएस्ट ही आएगी कंसंट्रेशन, है ना। तुमने कहा कि डाइल्यूशन बढ़ाओ लैम्डा एम बढ़ेगा, तो बात तो सही है, डाइल्यूशन बढ़ाओ लैम्डा एम बढ़ेगा, चालकता बढ़ जाएगी, लेकिन नमक तो पूरा घुल के ही मानता है ना, ऐसा क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, एक तो मेरे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो जो मेरा फर्क आएगा ना, पता है वो इस पे ज़्यादा आएगा, भाई एसिडिक एसिड है तो तुम कहोगे तो बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड ही HCN है, NH4OH है, ये लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग मतलब कोई भी सॉल्ट, तो सॉल्ट मतलब तुम ले लो NaCl, KCl, K2SO4, उससे तो क्या फ़र्क पड़ा, ये तो पूरा घुल के मानेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ डाइल्यूशन बढ़ाती हूँ तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, नो डाउट बढ़ेगी, है ना, लैम्डा एम बढ़ेगा, लेकिन फ़र्क जो आएगा ना वो 10% से ज़्यादा नहीं आएगा, 10% तो हाईएस्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ डाइल्यूशन बढ़ाती हूँ तो आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा फर्क आएगा, बहुत ज़्यादा लैम्डा एम बढ़ जाता है, आई बात समझ में। तो भाई एक जनरल कॉन्सेप्ट बताओ ना कि भाई मैंने कहा कि है ना बोनस है ना, 2 नंबर का बोनस है, तो अब मान लो किसी के अगर 98 आ रहे थे तो उसके है ना या 96 आ रहे थे मान लो हाईएस्ट, तो मैंने कहा 2 नंबर बोनस है, तो 96 वाले कितने हो गए 98, तो ऐसा को ठीक है 2 नंबर बढ़ गए। लेकिन अगर मान लो किसी के 32 नंबर आ रहे थे या 31 नंबर आ रहे थे तो फेल हो रहा था ना, मान लो 33 पे पास होता है, मैंने कहा 2 नंबर बोनस है, तो 31 से कहाँ आ गया 33, तो उसके लिए वो फर्क बहुत बड़ा है ना, आई बात समझ में। आपके 96 है तो 98 है, ठीक है मैं 90% वाला बच्चा हूँ या 95% वाला हूँ, तो भाई अब भी तो वही हूँ, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन जो फेल हो रहा था वो क्या हो गया, पास हो गया। सिमिलरली मान लो मेडिकल की सीट है, आप 4 नंबर से रह गए और कंट्रोवर्सी में आपका आखिरी क्वेश्चन जो है वो किसी ने सही कर दिया, आपका वो सही था, तो पहले आपके पास सीट नहीं थी, तो या तो आप डॉक्टर हो या फिर आप जीरो। अब आपको क्वेश्चन सही हो गया तो आप क्या सोचोगे, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, लाइफ चेंजिंग है ना। लेकिन आपके पास मेडिकल सीट तो आ ही गई थी, अब ये कॉलेज नहीं मिले ना वही मिले, 4 नंबर में थोड़ा सा कॉलेज का ही था, आप डॉक्टर तो पहले भी थे, डॉक्टर अब भी हो, तो तुम फर्क समझे। तो यहाँ फर्क आता है, यहाँ पे भी आता है, लेकिन यहाँ लाइफ चेंजिंग फर्क आ रहा है, यहाँ लाइफ चेंजिंग फर्क नहीं। आप समझ में आया ना, आपको अपने हिसाब से समझ आओ। मैं फेल हो रहा था तो एक क्वेश्चन तो जीवन दान है ना, एक क्वेश्चन से मेरी मेडिकल सीट आ गई,
एक क्वेश्चन से मेरे को IIT कॉलेज मिल रहा है जो पहले नहीं मिल रहा, लेकिन जिसको तो पहले ही मिल रहा था, पहले IIT मुंबई था, अभी IIT मुंबई है, तो ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, ब्रांच का है या जो, लेकिन एक तुम आप पहुँच तो गए ना। और यहाँ सोचो, या तो जीवन मृत्यु वाला सवाल था, वो चीज़ यहाँ है। अब ये कह रहा है कि देखो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि आपके पास एक इक्वेशन है डी बाई हकल सेंगर इक्वेशन, 3 साइंटिस्ट थे भाई, हकल नहीं, आपका क्या है, और सेंगर बताया था ना, अभी नाम ढूंढ के बताते हो, नाम अजीब सही है इसका, कहाँ गया, नोट्स में लिखाया होगा तुम्हें ना, डी बाई हकल और सिंगर इक्वेशन ऐसा कुछ है। 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर आपको एक फॉर्मूला दिया, देखो फॉर्मूला आपका ये है, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए, कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो ए या बी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी, रूट सी मतलब समझे ना, सी की पावर हाफ। अब लैम्डा नॉट एम, देखो मैं क्या कह रही हूँ कि तुम है ना डाइल्यूशन बढ़ाओ, यहाँ बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, तो बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, तो डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ाओ, तो तुमने क्या बढ़ाते बढ़ाते मैं क्या करता हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देता हूँ। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, डाइल्यूशन कितना पहुँच जाएगा, कंसंट्रेशन जीरो कैसे कर सकते हो, अगर मैंने कोई चीज़ घोली है 1 मोल पर लीटर है, तो 1 मोल पर लीटर ना, वो जीरो कैसे हो जाएगा, तो तुम कहोगे पानी 10 लीटर कर दो तो 0.1 हो गई, पानी 100 लीटर कर दो तो 0.01 हो गई, पानी 1000 कर दो तो 0.00 हो गया, फिर तो 0.000 करोगे तो एक सिचुएशन में मान सकती हूँ कि हाँ लगभग मान लेते हैं, तो कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो मतलब डाइल्यूशन इनफाइनाइट, तो बहुत बार तो बचे ही नहीं मानते ये जीरो कैसे हो गया, तो जीरो मतलब पॉइंट के बाद 0 ऐसे मान लो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई आपको ग्राफ प्लॉट करना है रूट सी और लैम्डा, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा मतलब कंसंट्रेशन कम करूंगा, तो जब कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी, डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो लैम्डा एम अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे आएगा, ठीक है। तो अब देखो ग्राफ जो आपको बुक पे दिया है मान लो ये तुम्हें दिया है KCl, ठीक है, और एक ग्राफ दिया है तुम्हें ये एसिटिक एसिड, क्लियर, ग्राफ ऐसे पढ़ना है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम कर रहे हो कंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। तो अब मुझे बताओ लाइफ चेंजिंग KCl का है कि एसिटिक एसिड का है, ये बेचारा है ना इतनी कम कंडक्टेंस दिखा रहा था, है ना। अब आपने जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करी, जीरो तक पहुंचाई, तो ये क्या हो गया कि मिलाना नहीं है ग्राफ, ध्यान रखना है ना, ये ग्राफ ये हवा में अनंत तक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और KCl ये तो क्या मेरे पहले ज़्यादा ही थी, मेरी लाइफ में इतना थोड़ा ना फर्क पड़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत भी फर्क इसलिए पड़ रहा है कि भाई KCl क्या होता है, K प्लस Cl माइनस, पानी में गया KCl है NaCl, ये लोग अलग हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रेम तो रहता ही है ना, या मेरा Na था, मैं Cl से बंधा हुआ था, Cl को लगा मैं सोडियम से बंधा हुआ था, तो वो अट्रैक्शन तो रहता ही है, पर पानी में गए तो अलग हो गए। अब वो ठीक है थोड़े थोड़े दूर है, अलग है, अपने चल भी रहे, लेकिन तुमने बहुत सारा पानी मिला दिया, मान लो जैसे बाढ़ ही आ गई, तो बाढ़ ही आ गई तो बह गए ना, तो K अलग हो गया और Cl अलग हो गया, वो फर्क आपका 10% का था, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत तो हमें नजर आ ही रहे, है ना। अब यहाँ देखो ये तो बिल्कुल ही था कि मेरे तो कंडक्टेंस जीरो ही बहुत ही कम है, अब ऐसा क्या हुआ कि ये इतना पहुंच गया, तो आपने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते तनुता बढ़ाते, पहले ये HI नहीं देगा क्योंकि ये तो कह रहा है मैं तो वीक हूँ, मेरा काम ही नहीं आयंस देना, तो हम कहेंगे ठीक है मत दे, हम पानी मिलाएंगे, थोड़े बहुत दे देगा, और पानी मिलाएंगे और दे देगा, तो जब आप अनंत तनुता कर देते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, तो बहुत सारे आयंस देने लग जाएगा और सडन आपको इतना चेंज मिलेगा, चलो वो भी मान लेते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि देखो यहाँ कंसंट्रेशन मान लो जीरो, यानी यहाँ डाइल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट, कंसंट्रेशन जीरो, डाइल्यूशन इनफाइनाइट, तो मेरे को आंसर बताओ, तो तुम कहोगे आंसर कैसे बताओ, ये ग्राफ है ना, देखो ये ग्राफ यूं है, मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो भाई ये वैल्यू होगी, ऐसे होगी तो तुम कहोगे ना हाँ ये आंसर है, ये नहीं है, ये तो आप इनफाइनाइट तक ले जाओ तब भी इतना ही है, आई बात समझ में। और यहाँ हम इसको एक्स्ट्रा पोलेशन इसको तो कर सकते हैं कि हाँ ठीक है तेरी तो है ही, जीरो पे इतना हो जाएगा, पर यहाँ नहीं कर सकते। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तुम किसकी कंडक्टेंस बता सकते हो, तो तुम कहोगे स्ट्रॉन्ग की बता दूंगा, है ना, लेकिन वीक को कितना फायदा है कि तुम नहीं बता सकते हो,
आई बात समझ में? ऐसे, ठीक है। तो अब आपके पास ये इक्वेशन है डिबाई हकल ओसिंगर, 3 साइंटिस्ट थे कि लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी। ए आपका कांस्टेंट है, ए लिखो बी लिखो, डिपेंड आपका इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, चार्ज कितना है, ठीक है। कंसंट्रेशन देखो, ग्राफ ऐसे बढ़ो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, नहीं नीचे आ रहा है ना, तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हाईएस्ट से क्या आ जाओगे, नीचे आ जाओगे, और कंसंट्रेशन 0 पे ले आओगे तो ये वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट एम। जेई और मेडिकल में ना इस ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये ग्राफ पकड़ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज लैम्डा नॉट एम, और अब मान लो यहाँ कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी, यहाँ दे दी, तो वो है लैम्डा एम सी, सी सांद्रता पे मोलर कंडक्टेंस, और यहाँ क्या है, 0 कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस। इतनी बात क्लियर है ना। अब आपके पास आता है कोलराउश लॉ। कोलराउश क्या कहता है, अच्छा ठीक है, आपको मोलर कंडक्टिविटी और क्या बोलते हैं नॉर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये सारा ज्ञान हो गया। अब अगर मैं कहूँगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्यों लेते हो, तो तुम कहोगे ना हाईएस्ट रिजल्ट तो वही मिलता है। भाई नंबर मेरे 96 आए, पर बोनस करके बोलो ना कितने आए, तो बोनस करके तो 98 हो गए, तो हर बार हम बोनस वाले नंबर बोलेंगे ना, हम क्यों कहेंगे मेरे तो 96 आए, 2 नंबर तो फोगट के गए, जो सबके है तो मेरे भी। तो हाईएस्ट की बात करो तो हाईएस्ट हमेशा इन्फिनिटी पे होता है, तो लैम्डा इन्फिनिटी NaCl, मतलब Na प्लस की कंडक्टेंस और Cl माइनस की कंडक्टेंस। अगर मैं कहूँ नहीं लैम्डा इन्फिनिटी AlCl3, तो Al प्लस 3 लैम्डा इन्फिनिटी Cl। तो कोलराउश क्या कह रहा है आपको, कोलराउश लॉ ऑफ क्या था, कोलराउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो पहले बताओ ये बात किसकी कर रहा है, स्ट्रॉन्ग की कि वीक की? स्ट्रॉन्ग की, क्योंकि वीक का ग्राफ तो तुम्हें पता इनफाइनाइट पहुंच गया था, टच ही नहीं हुआ था, तो आंसर आया ही नहीं, है ना। बात ये कह रहा है ग्राफ थोड़ा आगे बढ़ा दो स्ट्रॉन्ग का, है ना। भाई देखो अगर मेरा ऐसा ग्राफ है ना, तो इस पॉइंट पे तुम कह रहे हो ये है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये है, तो मैं थोड़ा दिमाग लगा के इसको आगे बढ़ा ही सकती हूँ ना, है ना। लेकिन अगर तुम कह रहे हो पूरे क्या हो गया, अब मान लो तुम कह रहे हो नहीं ग्राफ ये है, तो मैं कह रही नहीं इस पॉइंट पे बताओ, तो ये टच ही नहीं होगा तो मैं कैसे बताऊंगी, आई बात समझ में। तो स्ट्रॉन्ग के आंसर्स तो मेरे पास सबके हैं, लेकिन वीक का मेरे पास कोई आंसर नहीं। इतनी बात क्लियर है। तो कोलराउश क्या कहता है कि देखो स्ट्रॉन्ग की हाईएस्ट कंडक्टेंस कब आएगी, तो तुम कहोगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, अनंत तनुता पे या 0 सांद्रता पे जो टोटल कंडक्टेंस होती है वो कैटायन की कंडक्टेंस और एनायन की कंडक्टेंस का क्या होती है, सम। अब एक एक आयन है तो ऐसे लिख दो, और एक से ज्यादा आयन है, जैसे यहाँ 3 था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो फिर आप आयंस के नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये आपका है कोलराउश लॉ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना, और ये आपका फॉर्मूला क्लियर, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन से हमने क्या नहीं निकाल पाए थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस नहीं निकाल पाए, क्योंकि ग्राफ मिलता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ये कह रहा है भाई कोलराउश के एप्लीकेशंस बता दो, कोलराउश लॉ के एप्लीकेशन। अब देखो अगर मैं कहूँ कि लैम्डा इन्फिनिटी NaCl बताओ, तो तुम कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, ग्राफ से निकाल ही लूंगा, है ना। लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl। फिर मैं कहूँ लैम्डा इन्फिनिटी HCl बताओ, तो HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो तुम कहोगे H प्लस और Cl। और मैं कहूँगी नहीं लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम एसिटेट बताओ, तो तुम कहोगे लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस Na। ये 3 तो मेरे पास है। अब मैं कहूँगी नहीं लैम्डा इन्फिनिटी एसिटिक एसिड बताओ, तो तुम ग्राफ पे उलझ गए थे, इन्फिनिटी पे ग्राफ पे आया ही नहीं था, तो कह रहा कोई बात नहीं आया तो अब इनसे नहीं निकाल सकते क्या, 3 डेटा है ना तुम्हारे पास, इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है। भाई इसमें भी तो यही होगा ना, एसिटेट माइनस और H प्लस। तो अगर मैं क्या करूं 2 और 3 को ऐड कर दूं,
और एक को क्या करूं, माइनस, क्योंकि ये रहा एसिटेट, ये रहा HN, परेशान कौन कर रहा है, NaCl, ये रहा। तो अगर मैं समीकरण 2 और 3 को जोड़ दूं और एक को क्या करूं, माइनस कर दूं, तो मैं पहुंच जाऊंगी, मेरा आंसर तैयार। तो आप ऐसे भी तो कर लो, जरूर थोड़े डायरेक्ट मेथड हो, है ना, आपने शी भी तो बनाया था, तो ये तो और बढ़िया मेथड है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना, जो हम किससे नहीं कर पाए थे, ग्राफ से हम उसको नहीं कर पाए थे। तो हम ऐसे तो कर ही सकते हैं, टेंशन खत्म। ठीक है, अब है ना, मुझे एक चीज बताओ, इनफाइनाइट में तुम्हारा आंसर हाईएस्ट है ना, और हाईएस्ट आंसर कब होगा, जब वो घुल जाएगा, कंप्लीटली मिसिबल, अल्फा 100%। पर अब डालते ही तो अल्फा 100% नहीं होगा, बहुत सारी बातें डिपेंड करती है, टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, आपके नेचर ऑफ आयन का, जो आंसर NaCl का वो KCl का थोड़ा ना है, तो नेचर ऑफ आयन का, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का फर्क पड़ता है, चार्ज का फर्क पड़ता है, एक सोडियम भाग रहा है और एक सिल्वर भाग रहा है, बराबर स्पीड से भागेंगे क्या, कौन तेज भागेगा, क्योंकि हल्का है, हल्का आदमी तेज दौड़ेगा, भारी आदमी धीमे दौड़ेगा। तो हम कहेंगे एक तो आपके चार्ज मोलर मास का भी फर्क आ रहा है, चार्ज का भी आ रहा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का भी आ रहा है, फिर डाइल्यूशन का तो आ ही रहा था, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही आ रहा था, तो डाइल्यूशन का भी फर्क आता है, टेम्परेचर का भी आता है, गर्म पानी में आयंस मुझे ज़्यादा मिलेंगे, ठंडे पानी में आयंस कम मिलेंगे। ठीक है, तो अल्फा जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल एक सिचुएशन पे मैं कैसे पता लगाऊं कि अभी तो ये 40% घुला है ना, भाई मैंने पानी में एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, अब मुझे बताओ कि इस टेम्परेचर पे ये कितना % घुला है, तो तुम क्या करोगे, कंडक्टेंस निकाल लो। भाई मेरा हाईएस्ट आंसर क्या है, लैम्डा इंफिनिटी m, फिलहाल मेरा आंसर क्या है, लैम्डा MC, है ना, तो इन दोनों का रेशियो ले लो। भाई हाईएस्ट तो मैं 100 नंबर लाता हूँ, या अभी तो मेरे 70 ही है, तो अभी मेरा दिमाग 70% ही प्रेजेंट होगा, और तो क्या है, तो इन दोनों का रेशियो ले लो L। अब कोई पूछे लैम्डा MC, तो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला से क्या था ना, क्या था C, और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि लैम्डा इंफिनिटी m का फॉर्मूला, कैटायन की कंडक्टेंस और है ना, ये सीधा सीधा न्यूमेरिकल है आपके पास। ठीक है, अब देखो बुक में क्वेश्चन दिया है, थके तो नहीं हो, थकना नहीं है, चैप्टर बाकी है ना, और तुम्हारा तो ये फेवरेट चैप्टर है, क्या भूल गए तुम, हाँ क्या दिया है तुम्हें, क्वेश्चन दे दिया, आंसर ही दे दिया। देखो क्वेश्चन दे रहा है तुम्हें कि लैम्डा इंफिनिटी Mg+2 और लैम्डा इंफिनिटी SO4-2 की वैल्यू जो है वो है तुम्हारे पास 106 और 160। ठीक है, यूनिट एक बार लिख रही हूँ मैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लैम्डा इंफिनिटी Mg/SO4 क्या होगा, तो तुम्हें लगता है तो क्या बचपने वाला सवाल पूछ रहा है, कर लो ये दिया हुआ NCERT में सेम क्वेश्चन, मुझे लगा ये आंसर कैसे दे दिया है, पर ये क्वेश्चन है, कर लोगे, क्या ही करना है। Mg/SO4 कोलराउश क्या बोल रहा है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, लैम्डा इंफिनिटी Mg+2 प्लस लैम्डा इंफिनिटी SO4-2, तो है ना तुम्हारे पास आंसर, एक कितना 106 160 कितना है यहाँ 266। ठीक है, अब वो नंबर का हटेगा कि इसके यूनिट के, ज़्यादा इजी होता है तो फिर अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं, यूनिट आपको पता करनी है इसकी। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये क्वेश्चन मेडिकल में यूं का यूं था, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि लैम्डा इंफिनिटी NaCl, ठीक है, लैम्डा इंफिनिटी HCl और लैम्डा इंफिनिटी NaAC, ये तीन दे रहा हूँ, तुम लैम्डा इंफिनिटी HAC, है ना, इस तरह से लिखा है ताकि तुम थोड़ा उलझो, ऐसे दे रहा है। ठीक है, NaCl की कंडक्टेंस तुम्हारे पास है 126.4 यूनिट लिखी है उसने सेम, यहाँ है 425.9 और यहाँ है 91। ठीक है, ये बताना क्या करना चाह रहा है वो, बोलो। क्वेश्चन समझ में आ गया ना,
NaAC का मतलब क्या है? AC मतलब एसिटेट है ना, इसको पकड़ो, ये CH3COONA है, अपन ने ऐसे पढ़ा है, एग्जामिनर यूं है तो फंसना नहीं है, एक ही मतलब है। और HAC मतलब एसिटेट बैच मिला दो, यानी ये क्या है? एसिटिक एसिड। तो देखो मुझे तो कोई एसिटेट दे दे और H दे दे, मेरा काम बन जाए। तो एसिटेट कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। और H कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। और इन दोनों में एक्स्ट्रा क्या हो गया? NaCl, ये बड़ा NaCl है ना। तो इसको लिखना वो जो मैंने तुम्हें तरीका बताया उससे, पीछे जो मैंने आपको डेटा दिया ना, आपको पूरा पूरा खोल के लिखना है इसको कि भाई ये इसका मतलब ये है Na+ और लैम्डा इन्फिनिटी Cl इक्वल्स टू, आप जो कह रहे हो वो डेटा है ही सही। फिर इसका मतलब ये है लैम्डा इन्फिनिटी H+ प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl इक्वल्स टू डेटा। और सोडियम एसिटेट मतलब लैम्डा इन्फिनिटी एसिटेट माइनस और प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na+, है ना। अब क्या मैनिपुलेशन करना है? 2+3 माइनस, ठीक है। ये नीट में 2-3 साल पहले सेम क्वेश्चन था ना, डेटा भी चेंज नहीं था, बताओ तो तुम्हें। 390.5। हाँ, आंसर भी इसका फिक्स है ये 91 और ये माइनस हो गया 126.4, तो इसका आंसर है 390.5। बोलो, कर लोगे? कोलराउस नियम पे सीधा सीधा सवाल है, कर लोगे? ठीक है। अब अल्फा वाला भी मैंने बता दिया, अल्फा वाले में तो 2 फॉर्मूले बता दिए ना, उससे सीधा अल्फा निकाल दो और आंसर निकालो। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं कहते कि नहीं, आप तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझाओ, विद्युत अपघटनी सेल को चित्र बना के समझाओ। ठीक है, अब यहाँ फिर बच्चों को लगता है ये तो कब पढ़ा, पर ये पढ़ा रखा है वैसे तो मेरे नोट्स में। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आपको बताना भी, इसमें एक कांच का पात्र होता है, ठीक, इसमें हम एक कैथोड लगाते हैं, दूसरा हम एनोड लगाते हैं, फिर हम वो सॉल्यूशन भर लेते हैं जिसका विद्युत अपघटन करना है ना। अब कैथोड एनोड को करंट तुम पास करोगे तो बैटरी लगाओ, तो बैटरी के क्या पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ते हो उसे तो क्या बोलोगे? कैथोड। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ोगी उसे तुम मानते हो ना, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो प्लस से जोड़ो और इसको माइनस से जोड़ो, ऐसा ही कुछ है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है, अरे वो फिजिक्स नहीं है वो सेल है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिससे तुम करंट खुद बनाते हो। यहाँ तुम करंट काम में ले रहे हो, साइन सेम कैसे रखोगे? आप मांग रहे हो या मांगी राम हो, कल आपने बिजली बनाई थी तो साइन उल्टा आएगा ना, है कि नहीं? बताया था ना, ये चीज़ ध्यान रखनी थी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप ऐसे तो कॉपर सल्फेट का ले लो, तो कल तो मैंने तुम्हें सिखाया ही था, इम्प्योर एनोड प्योर कैथोड, मोटा एनोड बना दो, पतला कैथोड बना दो, करंट पास कर दो। ये तो आपको बताना, ये ग्लास का कंटेनर है, कांच का पात्र है ना, और इसमें हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो भी आपको मिलाना है वो भर दो, करंट पास कर दो। अगर आप चाहो कि भाई मैं तो ये कॉपर ले रहा हूँ तो कॉपर ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, और यहाँ कॉपर सल्फेट भर दो ऐसे। ठीक है, क्लियर है? सही है ना, उल्टा तो नहीं कर दिया? प्लस माइनस, हाँ ठीक है। ठीक है, अब देखो एक सवाल जो आपके कंपटीशन में बना हुआ है, यहाँ से पकड़ना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके लिए कोई रिडक्टेंट अवेलेबल नहीं है। मतलब अगर मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है तो मैं सोडियम ऑक्साइड में यूँ नहीं कार्बन मिला दूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए और सोडियम आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे सोडियम मेटल चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, तो आप कहाँ से लाओगे? इनका प्रोडक्शन कैसे करोगे? इनके सॉल्ट का क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। सोडियम में तो सबसे ज़्यादा अवेलेबल NaCl है ना, तो तुम्हें NaCl में करंट पास करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। आप यूँ नहीं कि इनको भट्टी में डाल के और सोडियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं। इनकी जो मेटलर्जी है वो विद्युत अपघटन पर आधारित है। आपको इनके सॉल्ट के सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? करंट पास करना पड़ेगा।
इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब एंडिंग में चैप्टर आपका 80% चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो फैराडेज लॉ, दो लॉ है फैराडे के, है ना। फैराडे फर्स्ट लॉ, मान लो मैंने तुम्हें कहा कि भाई पानी में सोडियम क्लोराइड घोल दो, है ना, और करंट पास कर दो, तो तुम कहोगे Na प्लस है, Cl माइनस। प्लस कहाँ दौड़ता है? कैथोड पे, है ना। कैटायन कैथोड पे जाता है और एनायन एनोड पे, माइनस वहाँ जाएगा जहाँ एनोड। अब कैथोड पे होगा रिडक्शन और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, तो Cl माइनस तो क्लोरीन गैस बना देगी और Na प्लस जो है वो कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा। अब वो कितना इकट्ठा होगा ये तुम बताओ। तो फैराडे क्या कह रहा है कि अगर आप किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, मतलब अगर तुम करंट पास करते हो, है ना, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद कितना पदार्थ जमा हुआ, कितना सोडियम जमा होगा, तो तुम कहोगे ना कितनी करंट पास कर रहा हूँ, मैं 1 एम्पियर पास कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से इकट्ठा होगा। 2 एम्पियर पास कर रहा हूँ, अब 1 एम्पियर भी 1 मिनट तक पास कर रहा हूँ, है ना, या 2 एम्पियर 10 मिनट तक पास कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें, टाइम भी चाहिए और करंट भी चाहिए, मतलब IT चाहिए, और Q इक्वल्स टू IT होता है। तो फैराडे क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कलेक्टेड एट एनी इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द करंट। I इंटू टी मतलब क्या हो गया, चार्ज, ठीक है। किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में धारा प्रवाहित करने पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, कितना इकट्ठा हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कलेक्टेड, कितना पदार्थ जमा हुआ, वो डिपेंड करता है इस पे। तो W प्रोपोर्शनल टू Q, W इक्वल्स टू ZQ। आई बात समझ में? अगर 1 कूलम करंट पास करते हो तो कितना सब्सटेंस इकट्ठा होता है, वो किसके बराबर है, Z। फिर तुम कहोगे नहीं Q इक्वल्स टू IT, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, ZIT। अब मैं कहूँगी नहीं I 1 एम्पियर ले लो, टाइम 1 सेकेंड कर लो, तो फिर W किसके बराबर होगा, Z के। और Z को क्या बोलोगे, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्य, ठीक। अब ये कह रहे तो एक बार की बात है ना, NaCl ले लिया, अब तुम क्या करो, सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम तक पास करो, मतलब एक ही बैटरी लगाओ, इधर NaCl रख दिया, इधर कॉपर सल्फेट रख दिया, इधर H2SO4 रख दी, तो NaCl में सोडियम इकट्ठा होगा, कॉपर सल्फेट में कॉपर इकट्ठा होगा और H2SO4 में हाइड्रोजन गैस इकट्ठे हो जाएगी, है ना। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा, फैराडे सेकंड लॉ, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य होने चाहिए, आपके इलेक्ट्रोलाइट तो डिफरेंट है लेकिन क्या चीज सेम है, I और T क्या है, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट फॉर सेम टाइम। यदि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य में समान विद्युत धारा समान समय तक, टाइम सेम रखना है, करंट सेम रखनी है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्या रखने हैं, अलग रखने हैं। तो अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सब्सटेंस इकट्ठा हुआ था उनके वेट का रेशियो और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो क्या है, सेम है। मतलब कॉपर जो है ना, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 है, तो 63.5 नहीं इकट्ठा होगा, 31.75 इकट्ठा होगा। तो कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, चार्ज कितना है 2, तो 63.5 अपॉन 2 यानी 31.75, तो इक्विवेलेंट वेट। तो ये कह रहा है, अब आप चेक कर लो, हाइड्रोजन 2 ग्राम नहीं इकट्ठी हुई, कितनी इकट्ठी हुई, 1 ग्राम, जबकि H2 का मोलर मास तो 2 है ना, लेकिन 2H2 को 2HIN को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, n फैक्टर 2 है ना, तो इक्विवेलेंट वेट 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर ये चीजें इकट्ठी हो रही। फिर हम कहेंगे W इक्वल्स टू तो ZIT था, तो भाई Z तो वैसे ही हर मेटल के लिए अलग अलग आएगा ना, I और T आपने सेम कर रखा था, तो IT सेम। तो अब हमारा नया फॉर्मूला, तो आपको बताना है W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। अब Z तो E तो फिक्स है ना, इक्विवेलेंट वेट, Z हर मेटल का डिपेंड करेगा किस पे, इक्विवेलेंट वेट पे। तो Z का फॉर्मूला है E/F, यानी जो तुम्हारा फैराडे फर्स्ट लॉ क्या चल रहा था, W इक्वल्स टू ZIT। मान लो Z दे ही नहीं रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, EIT अपॉन क्या कर देना, F, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। क्लियर है फैराडे के दोनों लॉ।
है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है इस पे, देखो आपको बोला कि देखो आपके पास है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक, कॉपर सल्फेट का विलयन है, आपको 1.5 एम्पियर की करंट पास करनी है, कितनी देर तक, कितनी देर तक पास करनी है, 10 मिनट तक। कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पियर की करंट 10 मिनट तक पास करी। अब बताओ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, कॉपर डिपॉजिट क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। तो हमारा एक फॉर्मूला तो क्या था, W इक्वल्स टू जेड आई टी। अब मेरे पास जेड नहीं है, आई टी तो चलो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करूँ, जेड की जगह ई बाई एफ लिख दूँ, है ना, और क्या लिख दूँ, आई टी, ठीक। तो देखो ई इक्विवेलेंट वेट, अभी तो पता है कॉपर का इक्विवेलेंट वेट कितना, 63.5 डिवाइड बाई 2, है ना। कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस 2 है कि नहीं है, है। तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी या चार्ज। तो कॉपर का एटॉमिक वेट कितना था और चार्ज कितना है 2, तो ये कितना होगा 31.75, ठीक है। या चलो कर लोगे, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करूँ, 31.75 इंटू आई कितना है 1.5 एम्पियर, टाइम कितना है 10 मिनट, सेकेंड में ले, ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 96500, ठीक। अब मान लो ये नहीं चला, छोड़ो इसको, ऐसे नहीं करना इसको, है ना। इससे इजी तरीका है तुम्हारे पास, देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस 2 है क्या, कॉपर सल्फेट में क्या कॉपर प्लस 2, कितने इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये कॉपर हो गया, ठीक है। अब देखो 2 फेराडे पास करो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 2 फेराडे, तो अगर मैं 2 फेराडे पास करूं तो एक कॉपर इकट्ठा हो रहा है, कितना मास होता है कॉपर का एटॉमिक मास, 1 मोल का 63.5 एटॉमिक मास, ठीक है। तो 2 फेराडे मतलब 2 इंटू 96500 कूलम। अगर मैं इतना चार्ज पास करती हूँ तो ये 63.5 ग्राम इकट्ठा हो रहा है। अब हमने कितना चार्ज लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू आई टी। आई कितनी करंट है 1.5 एम्पियर, टाइम कितना सेकेंड्स में लेना है ना, तो कितना हुआ बोलो, 15 इंटू 6 90, 900, तो 900 कूलम, ठीक है। तो देखो इतने कूलम पे इतना इकट्ठा हुआ, तो 900 कूलम पे कितना इकट्ठा होगा, कर लो इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 63.5 इंटू 900 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500, तो ये कुछ ऐसा ही तो था। 63.5 अपॉन 2 कितना था 31.75, और ये 1.5 इंटू 10 इंटू 60 कितना था 900 डिवाइड बाई 96500, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये पैटर्न बताया, आपको ऐसे करना इजी रहेगा, है ना, और ऐसे करते तो भी यही फर्क पड़ता, आंसर तो सेम था, क्लियर है। तो ये बनाया इसने। अब है तुम्हारे पास प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या समझे, विद्युत अपघटन के उत्पाद, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब आप करंट पास करो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या करो, करंट पास करो, आपको पता है कैटायन को कहाँ जाना है, एनायन को कहाँ जाना है, और आप रिजल्ट दे दो। अब प्रॉब्लम क्या है कि सिंपल NaCl पिघला हुआ है, तब तो लड़ाई नहीं है, Na और Cl है, लेकिन NaCl पानी में, तो मैं कहूँगी NaCl अकेला थोड़ा ना, Hb और OH भी है, इनको कौन नहीं गिनेगा, इनको भी गिनना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट है डिस्चार्ज पोटेंशियल। मान लो मैं तुम्हें कहूँ NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास करने पे, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन, तो तुम कहोगे अच्छा एक्वस सॉल्यूशन में तो मुसीबत है, पहले तो NaCl में करंट पास करो, बोलो क्या करूँ, Na प्लस Cl, अब साथ में एक्वस है मतलब पानी, करंट पास करोगे तब तो आयन मिलेंगे ना, H प्लस और OH,
करना कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सिंपल है भाई, एट एनोड बोलो क्या होगा, तो हम कहेंगे एट एनोड ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे पहुंच जाएंगे माइनस, तो माइनस तो ये भी है ये भी, दोनों पहुंच गए। अब वो कहेगा भाई मेरा चार्ज छुड़ाओ, ये कहेगा मेरा चार्ज छुड़ाओ, तो किसको छुड़ाना है, Cl माइनस को। क्यों, डिस्चार्ज पोटेंशियल। यहाँ आपको जो टर्म याद रखना है वो याद रखना है विसर्जन विभव, डिस्चार्ज पोटेंशियल। जल्दी डिस्चार्ज कौन होगा, Cl माइनस, है ना। कौन कम बीमार है उसको निकालो, जो ज़्यादा बीमार है उसको रखो। तो आपको याद रखना है Cl माइनस से क्लोरीन बन जाएगी ना, क्लोरीन आराम से डिस्चार्ज हो जाएगी। OH माइनस डिस्चार्ज नहीं हो, तो आपको बताना है सिंस डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस इज लेसर देन OH माइनस, Cl माइनस को डिस्चार्ज करा दो, मतलब इन दोनों में लड़ाई है तो इसको जिता दो। तो तुम कहोगे अच्छा ठीक है भाई Cl माइनस को भगा देते हैं, क्लोरीन और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एट कैथोड तो तुम क्या कहोगे, रिडक्शन, तो बोलो ये भी पहुंच जाएगा ये भी पहुंच जाएगा, किसको भगाना है भाई, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कि HIN ज़्यादा रिएक्टिव है, HIN ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम। H से कम रिएक्टिव कौन था, छापा, और बाकी सब H से ज़्यादा रिएक्टिव थे, पढ़ा था ना आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन के नीचे छापा आता था, मतलब हाइड्रोजन से भी कम क्रियाशील हुआ है, उस चक्कर में हाइड्रोजन को रुकना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब चले जाएंगे, है ना, हाइड्रोजन नहीं जाएगा। तो तुम कहोगे भाई सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है तो इसको सोल्यूशन में रहने दो, और HIN क्या करेगा, हमें दे दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो H प्लस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2, है ना, मतलब समझना, ठीक है। दो अलग अलग बातें, आंसर आप सही बता रहे हो लेकिन उलझ रहे हो। रिएक्टिविटी ज़्यादा किसकी है, सोडियम की कि H की, सोडियम पीस पानी में होता है तो हाइड्रोजन भगाता है ना, तो सोडियम को तो अंदर रहना पड़ेगा ना, भाग के तो हाइड्रोजन आएगा ना, ठीक है। तो मैं कहूँगी NaCl, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो NaCl के एक्वस सोल्यूशन में करंट पास करने पे एनोड पे बनता है क्लोरीन गैस, या क्लोरीन गैस मुक्त होती है एनोड, कैथोड पे निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन पे निकलती है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है कैथोड, क्लियर है ना। अब सोल्यूशन में क्या बचा, रिमेनिंग बचा क्या है, देखो तो तुमको ये पढ़े है ना दोनों, तो रिमेनिंग NaOH इन सोल्यूशन। तो अब एक क्वेश्चन और सुनो, NaCl को पानी में घोलने पे pH कितना होगा, NaCl तुम पानी में नमक घोलते हो तो बेसिक हो जाता है क्या, तो फिर तो एसिडिटी कम हो जाएगी, नमक घोल घोल के पी लो, बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। NaCl क्या बनाएगा, NaOH और HCl, तो NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो दोनों खत्म कर देंगे ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, हम कहेंगे pH 7, न्यूट्रल pH 7। लेकिन NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास करने पे pH, तो अब इतना सोच के आंसर देना है कि अरे भाई करंट पास करेंगे तो ये तो भाग जाएगा, ये भाग जाएगा, ये पड़े रहेंगे तो NaOH, ये तो कॉस्टिक सोडा बन गया, तो ये तो बेस है स्ट्रॉन्ग, तो pH 7 से ज़्यादा, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेस, तो इतना दिमाग चलाना पड़ेगा। ये सवाल आ चुका है, आई बात समझ में, कंपटीशन में बोर्ड्स में हल्के फुल्के सवाल आते, बट ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर मैं तुम्हें कहूँगी नहीं एक्वस सॉल्यूशन तो था ही नहीं, एग्जाम में सवाल आता कि भाई NaCl के मोल्टन सॉल्यूशन में करंट पास करो, NaCl मोल्टन है और आप क्या कर दो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, आप करंट पास कर दो, अब आप क्या ही सोचोगे, अब आपके पास आयंस नहीं है, अब आपके पास दो ही चीजें, एक तो Na प्लस और एक Cl माइनस, तो जब कोई कंपटीशन ही नहीं है तो उड़ा दो, है ना, दो में कंपटीशन होता तब तो बात होती ना, यहाँ तो है ही नहीं, तो आप कहोगे एट एनोड कौन जाएगा, Cl माइनस, तो Cl माइनस के अपने तो क्लोरीन बन के उड़ना है, ये पड़ा इलेक्ट्रॉन, है ना। एट कैथोड Na प्लस, ठीक है, Na प्लस क्या कहेगा, आ जाओ भी, इकट्ठा हो जाएगा एनोड पे, कैथोड पे सोडियम, खत्म हो गई बात। बोलो कोई समस्या, सोना नहीं गिरना नहीं, मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो तुम कहाँ गिर रहे हो, ऐसा क्या हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो बैटरी ना चलेगी, 4:09 हुई है, अभी चलेगी, 20 मिनट पढ़ लो, हो जाएगा।
फिर रह जाएगा तो रह जाएगा, फिर कहोगे मैडम हमने जो छुड़ाया ना उसी में से सवाल आए, और मैं तो ना पता श्रापित हूँ, जो मैं छोड़ती हूँ ना वही सवाल आता है, इसे छोड़ना ही नहीं है। फिर पता चला जो लास्ट के छोड़े उसी में तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन बन गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब इतना पढ़ा है तो और पढ़ लो, ठीक है ना। मुझे मैंने तो खाना ही नहीं खाया भाई, तो बढ़ा रही हो ना, तुम तो बैठो आराम से, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब अगला सवाल, अब आपके पास है एक मेटल का वायर है, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। एक मेटल का वायर है, इसमें आपने करंट पास करी है कितनी, 0.5 एम्पियर, और टाइम लगाया है आपने 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स, 2 घंटे तक आधे एम्पियर की धारा प्रवाहित की। ये पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपने पास कर दिए। 10th का सवाल है ये। हाँ तो बोलो बोलो क्या करे, Q इक्वल्स टू IT, सही है, और Q इक्वल्स टू NE भी होता है क्या, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूं क्या, IT इक्वल्स टू NE, तो N निकाल दो, I बोलो कितनी करंट, 0.5, 2 घंटे यानी 2 इंटू 60 और डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -9, यहाँ आ जाएगा आंसर। यूनिट क्या लिखोगे, एम्पियर, ओके, मैं कोरोना में गई। यूनिट इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, तो संख्या क्या होती है, 50, 25, 100, 200, संख्या में क्या है, कुछ नहीं लिखेंगे ना, तो यूनिट कुछ नहीं आएगा। सोच रहे हैं कौन सी यूनिट लिखनी है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है उन मेटल की है ना सूची बनाओ, टेबल बनाओ जिनका इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब हम उनकी मेटलर्जी नहीं करेंगे, हम उनको सॉल्यूशन से निकाल के लाएंगे, तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थी, तो शुरू में हमें पढ़ते ना लेकर, बारात, सर, पर, का, ना, वो सारे है ना, मतलब लिथियम अपने सॉल्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइज आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, सोडियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, ये सब विद्युत अपघटन से आएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से आएंगे, सही। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया है कि भाई तुम्हारे पास, चलो यहीं लिख देती हूँ, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये इक्वेशन है डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 -2 प्लस 14 Hin प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आंसर है तुम्हारे पास ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O, ठीक है। अब वो तुम्हें पूछ रहा है 1 मोल डाइक्रोमेट के रिडक्शन के लिए कितने कूलम चार्ज चाहिए, मतलब यहाँ कुल मिला के तुमसे क्यों पूछ रहा है, ठीक है। अब बोलो 1 मोल नहीं, Cr2O7 -2 आयनों के 1 मोल के अपचयन के लिए, हाँ ठीक है, 1 मोल के रिडक्शन के लिए, तो डाइक्रोमेट एक ही तो दे रखा है, चार्ज कितना दे रखा है, 6 दे रखा है ना, यानी 6 फेराडे, और 6 फेराडे को कूलम में कन्वर्ट करो तो 696,500, बस इतने कूलम हो गया ना, क्यों ही तो पूछा है, और इलेक्ट्रॉन पूछा तो नहीं कर देते इसके बराबर, सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास बैटरियाँ, 2 तरह के सेल होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सेल मतलब जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते, तो रिचार्ज नहीं कर सकते मतलब एक बार वो काम आएगा फिर फेंक दो, यानी उसके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी, इरिवर्सिबल, एक बार चलेगा फिर खत्म, यानी एक बार वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल, लेकिन वापस इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट नहीं कर, ऐसे सेल को हम कहेंगे प्राइमरी सेल। क्या एग्जाम्पल आपके कोर्स में, मरकरी सेल, ठीक है।